नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है गौरव जी ने मुंबई से। उन्होंने अपनी आप बीती बताई है अपने शब्दों में। देखिए दोस्तों, कई बार केतु की महादशा में इस प्रकार का सिनेरियो हमारे जीवन में आ जाता है कि हम जिस व्यक्ति के संबंध में या संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमारा अच्छा करने के बजाय हमारा बुरा करके ही जाता है। इस प्रकार के हालातों से सामना करते हुए किस प्रकार गौरव जी ने अपने जीवन को सही दिशा दी, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं केतु की महादशा से पूर्ण रूप से अवगत हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। तो गौरव जी बताइए अपनी केतु महादशा के बारे में। हाँ सर, केतु की महादशा मुझे 2018 से लगी जी। और जैसे 18 से पहले ही मुझे उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो गए थे। मुझे 1 साल पहले से ही इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। एक्चुअली जैसे 2003-4 में मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए जैसे हमने हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत किए, तो फिर भी उनके यूरिन से ब्लड रुका नहीं। तो उसके बाद मेरे मामा थे, उनको मेरे फादर ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मम्मी को ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम भी मैं रिवील कर देता हूँ, उसका नाम राजेंद्र था। तो वो व्यक्ति आया, मेरे मामा ही व्यक्ति को लेके आए थे। उन्होंने देख के बोला कि तुम्हारी दादी कहीं गई तो कुछ पैर के नीचे से निकल गया, तो उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। इसमें तुम हॉस्पिटल जाएंगे, किधर भी जाएंगे, तो तुमको उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो फिर पापा भी डॉक्टर ही थे, तो समझ गए कि दवाई नहीं लग रही है, सब चीजें हो रही है, तो ये हो सकता। तो उस कंडीशन में फिर उसको बोला गया कि इसका अभी इलाज क्या करना है। तो वो बोला कि कुछ चीजें मुझे लानी पड़ेगी, तो वो चीजें 10,000 रुपये खर्च आएगा, तो फिर इनका इलाज हो जाएगा। तो पिताजी ने बोला ठीक है। तो तुरंत फिर उसको 10,000 रुपये दे दिए। और वो 2-3 दिन बाद आया। 2-3 दिन बाद आया तो फिर वो दादी को मिला। फिर उसने बोला कि जैसे मैं तो छोटा था, मेरे को तो इतना याद नहीं, ऐसा घर वाले जो बोलते। फिर उसने बोला कि जैसे 8 दिन मुझे रेगुलर आना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं 2 दिन एक अल्टरनेट डे आऊँ या रोज आऊँ, या फिर 8-10 दिन मुझे आना पड़ेगा, 8-10 बार। अच्छा। तो बोले ठीक है। तो फिर उसने है ना क्या किया कि दादी को कुछ चीज खिलाई तो दादी ठीक हो गई। खिलाने के बाद 2 दिन ब्लड गया यूरिन से। तीसरे दिन से ब्लड का जो एक रेडनेस था वो धीरे धीरे कम होते गया। फिर ऐसे घर वाले पूछते थे दादी को कि कैसा है, तो बोले कि पेन भी कम हो रहा है, ब्लड भी नहीं जा रहा है, और बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस लग रहा है, तो ब्लड नहीं जा रहा था। तो वो व्यक्ति को फिर हमारा घर वालों का विश्वास बैठ गया कि चलो इसने इलाज कर दिया। और उसने क्या बोला कि जैसे इलाज की शुरुआत है अभी, ये 4-5 बार और मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से नहीं होना चाहिए। तो फिर फादर को भी लगा कि चलो डॉक्टर सही है, तो ठीक है बोल दिया उनको। अब उसके माइंड में ये सब चीजें आई कि मैं तो बहुत छोटा था, उसने मेरे को तो देखा था जी। तो उसके माइंड में बात आई कि जैसे घर हमारा अच्छा खासा बड़ा है, कि एक 15,000 स्क्वायर फीट का घर है, तो एक कोने में दूसरा व्यक्ति रहता है, दूसरे कोने में आवाज भी नहीं जाती। तो दादी का जो रूम था वो सबसे बैक साइड में था। तो उसने बताया क्या किया कि उसको लगा कि यदि ये लड़के को कभी हमने फंसा दिया तो इससे हम अच्छे खासे पैसे निकाल सकते हैं, और इनको हम मेरे पे विश्वास बैठने के लिए उसने दादी का इलाज अच्छे से किया और दादी ठीक हो गई। तो फिर वो दूसरी तीसरी बार आया, तो वो हर बार जैसे उसके साथ में कुछ बैग रहती थी, कुछ ऑफिस बैग जैसी, जैसे कुछ बैग लेके आता था वो जी। तो मम्मी रहती थी, तो मम्मी देखती थी, तो चलो भाई आए, जाती थी मम्मी, बैठती थी दादी के बाद 2 मिनट उठ के आ जाती थी कि चलो डॉक्टर आए भी, तो क्या करना है, क्या देना है, क्या। तो उसने बताया क्या किया कि वो हमारा गार्डन एक 5-6 हजार स्क्वायर फीट का गार्डन है। तो उसको ऐसा लगा कि अभी यहाँ मट्टी मट्टी है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, छोटा सा बच्चा है, वो भी कहाँ खेल रहा होगा या कहीं गया होगा, लेडी है वो घर में भी है, डॉक्टर तो साहब घर में है ही।
तो उसने बताया क्या, उसी समय से घर में चीजें डालना शुरू कर दिया। अब ये उसने पैसे के लिए डाली कि पैसे निकालने के लिए। तो फिर जैसे अब झाड़ लगे हैं, झाड़ के पास गड्ढा कर दिया थोड़ा सा और डाल दिया, तो भी किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, चलो झाड़ के पास मट्टी ऊपर नीचे होती है। तो ये सब चीजें होने के बाद में वो 4-5 बार और आया, और 4-5 बार में उसने 4-5 बार चीजें डाली। तो ये हमें बात पता चली जब मेरे को तकलीफ शुरू हुई, उसके बाद में उसने 4-5 बार की चीजें डाली। फिर वो निकल गया। निकल जाने के बाद में वो बार बार मेरे मामा को फोन करता था कि अभी दादी की तबीयत कैसी है, बाकी घर के लोगों की तबीयत कैसी है। तो मामा बोलते थे नहीं, बाकी घर के लोगों को तबीयत को कुछ हुआ ही नहीं है, और रही दादी की बात तो उनकी तबीयत अच्छी हो गई, आपका धन्यवाद। फिर वो मामा कॉलेज में लेक्चरर थे, फिर वो कॉलेज में जाता था मिलने के लिए, कैसा है क्या नहीं, वो रिलेशन बनाने की कोशिश, उसको लगा कि रिलेशन बना के रखो कि बच्चे को तकलीफ होने वाली है। जैसे बच्चे को तकलीफ होगी, यही व्यक्ति ने मुझे वहां तक लेके गए दादी का इलाज करने के लिए, तो यही व्यक्ति मुझे लड़के का इलाज करने के लिए भी लेके जाएंगे, और कुछ समय में इसे मोटे पैसे लूंगा। तो फिर बहुत दिन तक वो कांटेक्ट में रहा। तो उसको लगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरे को तकलीफ। तो उसने क्या किया कि बहुत सी चीजें और बनाई, और जैसे जो एरिया में हम रहते ना, तो मेरे घर के चारों पोर्शन में उसने वो चीजें प्लान करना शुरू की घर के बाहर से। अच्छा। अब हमको कुछ भी नहीं पता। तो फिर है ना, फिर भी मेरे पे असर नहीं हुआ। फिर भी उसको आश्चर्य लगा कि यार ये वीडियो का असर क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसने क्या किया, जो गांव की शिव रहती है, शहर की शिव, गांव की शिव, वो चारों शिव पे उसने बंधन डालना शुरू किया। फिर भी मेरे पे असर नहीं हुआ। फिर उसने वो बंधन को बढ़ाते 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 बढ़ाते, यानी मैं श्योरली बोलता हूँ कि 2003 से लेके तो 2015 तक वो कंटिन्यूअस से डालता रहा जी। और फिर हमने कुछ थोड़ा घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था 2014 में। तो कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो कॉलम के गड्ढे थे, तो वो गड्ढे में उसने रात में लाके डाल दी थी चीज। अच्छा। तो उस समय भी हमको डाउट नहीं हुआ। जब सुबह मजदूर आए तो वो मजदूर नीचे उतरे कॉलम भरने के लिए, तो बोले गुड़िया दिख रही है, बोले इसमें। तो वो मजदूर भी डर गया थोड़ा सा, तो उसने फावड़े से गुड़िया को बाहर निकाला। तो उस समय तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। तो फिर घर वाले बोल रहे थे कि गुड़िया कहाँ से आई, गुड़िया कहाँ से आई। देख के लग रहा था कि डरावनी, ब्लैक थी, उसको आंखें बनी बनी थी, और गले में ऐसे माला वाला डाली थी। तो वो समझ में आ गई थी कि ब्लैक मैजिक का प्रकार है। तो ऐसा लगा कि यार जलन वाले लोग हैं, तो की किसी ने कोशिश सब डालने की। तो फिर हमने बाकी सब 10-12 गड्ढे थे, सबको चेक करने के लिए लगाया, तो एक ही चीज मिली उसमें, वो चीज हो गई। फिर 2014 में घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह होने के बाद में फिर मुझे तकलीफ शुरू हुई। मैंने 14 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 15-16 2 साल कंस्ट्रक्शन चला, और 17 की शुरुआत में ही मुझे थोड़ी थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई थी। तो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरी नींद उड़ गई। जैसा मेरा रूटीन था साइड पे जाना आना, तो 11 बजे सोता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उस दिन ना अमावस थी, तो मैं सोया तो मेरी आंखें तो लगी, बट जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोया ही नहीं। तो मैंने घर वालों को बोला, मेरा ना ऐसा कैसा हो गया मेरे को कि लग रहा है कि मैं सोया ही नहीं हूँ। तो बोले वहम होगा। तो फिर मैं को चक्कर आ रहे थे, तो मैं दोपहर में थोड़ी सोने की कोशिश की, मैं गया ही नहीं उस दिन। तो मेरी आंखें कड़क होने लग गई। तो फिर मैंने बोला मेरी आंखें कड़क हो रही, घर वालों को बोला, तो बोले कुछ नहीं होता, 1-2 दिन देख, नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाना। मैंने बोला ठीक है। रात में मैं सोया तो रात में मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो गया, क्योंकि 3 दिन से सोया नहीं। मेरी आंखें भी दुखने लग गई, और मेरे बदन में पेन होना शुरू हो गया। केतु सडन हुआ। हाँ, केतु आगे थे आपके? हाँ, केतु आ गए थे। नहीं, केतु आने के थे। अच्छा। केतु 18 में आए। तो ये तकरीबन 17 की बात है, मतलब तकरीबन 6-8 महीने पहले से। 6-8 महीने पहले मुझे तकलीफ शुरू हुई जी। तब मुझे इतना कुंडली वगैरह दिखाना भी नहीं, इतना समझता भी नहीं था, और किसके पास जाऊँ क्या जाऊँ, ऐसा सब चीजें अच्छी रही ना, तो इंसान उस तरफ जाता भी नहीं जी। तो फिर ये सब चीजें होने के बाद मुझे तकलीफ हुई। तो फिर मेरे पापा ने किसी को बुलाया, बोले इससे आंखें कड़क हो गई, तो बोले पानी का छिपका मारो,
और थोड़ा तो बोला ही उन्होंने, पानी वानी बना के लाई मस्जिद में से, और वो झाड़ू लाया, झाड़ा और वो पानी मारा तो मेरे को थोड़ा बेटर लगा। तो फिर मेरे को नींद नहीं आ रही, थोड़ा बेटर तो लगा पर नींद नहीं आ रही, बदन अलग ही दुखता था। यानी ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति वैक्यूम प्रेशर मेरे बॉडी में डाल के वैक्यूम कर रहा है, यानी एनर्जी ड्रेन हो रही थी मेरी बॉडी में से जी। और ये इफेक्ट मीन्स इतने साल वो घर में आना तो इफेक्ट नहीं हुआ, पर 4 दिन में मेरे को हिला के रख दिया था पूरा। तो 4-5 दिन के बाद में मुझे फिर नींद नहीं आती थी, तो मैं सिर पटकता था दीवार पे। तो इतना परेशान हो गया था नींद के कारण कि मुझे समझ में नहीं आता, तो मेरा जो फोरहेड है ना वो पूरा सूज गया था। तो मैं 2 बजे उठता था और किचन में सोता था, किचन से उठता था पोर्च में सोता था, पोर्च से उठता था झूले पे सोता था, झूले से उठता था मंदिर में सोता था, घर में मंदिर भी है। तो मेरे को यानी समझ में नहीं आता था कि नींद कहीं भी आए मेरे को, पर आना चाहिए। तो फिर ऐसे करते करते फिर मेरा को डॉक्टर के पास गया, साइकाइट्रिस्ट मेरे फादर के दोस्त ही थे। उन्होंने बोला पूरा चेकअप करवाया, बोले हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला मेरे को बहुत नेगेटिविटी आती माइंड में, अचानक से ऐसा हो गया और नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, तो बोले ठीक है हो जाएगा। तो मेडिसिन ने सर मेरे पे असर ही नहीं किया। उन्होंने मुझे 10 mg की एक गोली दी थी, स्लीपिंग पिल्स। तो वो पिल्स मेरे को 8 साल से अभी भी लेता हूँ मैं जी। यानी वो गोली लेने के बाद मैं 3 घंटे सोता हूँ, अभी भी मेरी नींद 3 ही घंटे है। तो फिर तो पूरा मेरा फेस भी चेंज हो गया, मेरी आंखें भी चेंज हो गई, मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, और मेरा फेस जो है ना वो बदलता था। मैंने जैसा सुबह अलग दिख रहा हूँ, दोपहर में अलग दिख रहा हूँ, रात में अलग दिख रहा हूँ। फ्रेंड्स भी बोलने लग गए, घर वाले भी बोलने लग गए कि तेरी आंखें क्यों ऐसी हो जाती, ऐसे घूम जाती थी आंखें। तो फिर ऐसे करते करते जैसे एक हमारे एरिया से 10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक व्यक्ति थे, तो उनका नाम भी बोल देता हूँ, वो भी अभी गुजर गए, वो जानराव नाम था उनका। तो फिर वो हमारे यहाँ पे दीवान जी रह चुके थे, तो वो थोड़े जानकार थे, मेरे फादर को पता था कि ये थोड़े उनको थोड़ा भगवान की सवारी वगैरह आती थी उनके इसमें, मंदिर उनके यहाँ मंदिर भी था। तो फिर मेरे फादर उनसे मिले, तो वो आए, उन्होंने देखते से बोले इतनी भयानक चीजें हो चुकी है तुम्हारे बेटे पे, तो तुमको कुछ भी नहीं पता। बोले हुआ क्या? अरे बोले हुआ क्या? बोले इसके नाम से इतनी भयानक चीजें, बोले मशान क्रिया करेगी, इसके बोले मुठ मारने क्रिया इस पे हो चुकी है, बोले एक बार इस पे बोले बुद्धि बांधन की क्रिया हो चुकी है, बुद्धि उच्चाटन की क्रिया हो चुकी है, और इसका विवाह बंधन हो चुका है, यानी विवाह ना हो उसका भी बंधन हो चुका है जी। मेरे घर वाले शौक हो गए, मेरे को इतना समझते नहीं था, मैं भी बैठे ही था वहाँ पे। मैंने बोला ये होता क्या है? तो मेरे को बोले बेटा तेरे को नहीं समझेगा, पर ये सब क्रिया तेरे पे हो चुकी है, यदि ये नहीं निकली बोले तो तेरी शादी तो छोड़ दे, तो जिंदा ही रहना मुश्किल है, कि मशान क्रिया पूरी तरह अघोरी माध्यम से तेरे पे हो चुकी है। तो मैंने बोला फिर इसका इलाज क्या है? तो बोले मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया बताया, उनके पास कुछ थी चीजें, तो उन्होंने फिर वो घर में पूजा वूजा की, और वो गार्डन के कोने में उन्होंने खोदा तो सबसे पहले उन्होंने 2 चीजें निकाली बाहर। वहां से उन्होंने एक पोटली निकाली, ब्लैक कपड़े में थी, और एक गुड्डी थी। तो गुड्डी 4 इंच 5 इंच की थी, और पोटली, तो वो गुड़िया में कम से कम एक गुड़िया में सर 100 सुई होंगी चुभी हुई। अच्छा। एक गुड़िया में, तो घुटने से, पैर में से, ब्रेन में, छाती में, हैंड में। तो जब मैंने वो गुड़िया को देखा ना, तो वो जहां पे सुई चुभी थी ना, वहां पे मुझे पेन ऑलरेडी होने लग गया था, मेरे हर जॉइंट दुखने लग गया था, पैर के पंजों से लेके आंखों से लेके हर चीज मेरे दुखने लग गई थी। तो फिर उन्होंने उसको निकाला वो पोटली, तो मैंने बोला पोटली में क्या है? मैं हाथ लगाने जा रहा हूँ उसको, मुझे इतनी समझ ही नहीं थी। तो नहीं बोले तू दूर रहे। तो फिर वो खोला उन्होंने उसमें, तो उसमें बाल थे कोई लेडीज के, और भिलावा था, कौड़ी थी, और 4-5 सिक्के थे काले, जो मरने के बाद जो है ना चले हुए सिक्के रहते उसमें जी। तो वो जैसे काले सिक्के थे, और उसमें कुछ जड़े थी, वो सिंदूर था, उड़ीद थी, और पीली राल थी, मुझे अभी भी सब बातें याद है, पीली राल थी। तो अच्छी खासी पोटली से डाल दी थी उसमें। तो मेरे घर वाले बोले कि ये चीज आई कहाँ से? तो वो बोले मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, मैं बाद में बताऊंगा, आपके घर में डाली गई।
आपको नहीं पता पर डालेगी। तो फिर वो निकाली तो मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे बॉडी पर से कुछ चीजें उतारी तो मुझे ठीक लगने लगा। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला ब्लैक मैजिक इतना इफेक्टिव रहता है? तो बोले ब्लैक मैजिक को बेटा तू जानता ही नहीं है, व्हाइट मैजिक को असर होने के लिए तुझे समय लगेगा, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज है कि इंसान को ये जान लेने के लिए मैंने सफिशियंट है, एक बुद्धि भी सफिशियंट है कि नहीं वो सही तरीके से बनी है। तो फिर वो हो गया। फिर उसके बाद में ना फिर उन्होंने बोला कि बाहर तो बहुत चीजें बाहर डाली गई है, बहुत खुले बंधन है बाहर। तो बोले स्मशान में डाला गया है, शिव पे डाला गया है, घर के पीछे डाला गया है, एक चमड़े का नाक बना के डाला गया है, और इंसान की जैसी उंगली की हड्डी हो गई, और जानवर में शेर की हड्डी हो गई, वो सायल की हड्डी हो गई, मसना ऊँट की हड्डी हो गई। मैं तो मेरे को कभी सुना भी नहीं था। तो मसना ऊँट की हड्डी हो गई, इंसान की खोपड़ी जो रहती है उसके पार्ट्स हो गए। तो सब चीजें डाली गई, पर उसको निकालना इतना आसान नहीं है। इसमें दो चीजें हो सकती है कि तू मर सकता है तो मैं मर सकता हूँ। तो मैंने बोला ऐसे कैसे? तो बोले ये जब बनाई गई ना तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, बोले कि जैसे कोई भी माँ के गर्भ में 4 महीने 5 महीने का बच्चा जब अबॉर्ट होता है, अबॉर्शन के माध्यम से जब निकल जाता है, तब जैसे उसके अवयव बन जाते हैं, बॉडी में कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। तो वो जो चीज निकली ना बोले, तो उसकी बलि दी गई बोले। अच्छा। वो मेरे को उन्होंने बोला। तो बोले, मैंने बोला फिर कैसा? तो बोले ये इस तरीके से बनाई गई है कि वो चीज नर बलि जब तक की चीज को नहीं दी जाएगी तब तक की बोली चीज निकलेगी नहीं। तो मैंने बोला नर बलि तो यानी पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा है ना सर पहले से बात क्लियर थी कि मेरी जान भी तो चलेगा, पर मैं किसी और को इसमें डाल के उसको ये नहीं करना चाहता था। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला कोई मुर्गा देना है तो आप दे दो, बकरा देना है दे दो, भैंस जो भी है बड़े बड़े जानवर है वो देना है दे दो। पर बोला मैं ये सब चीजें तो मेरे से नहीं होगी। तो बोले मैं भी इसके खिलाफ हूँ, पर ये इस तरीके से विद्या की गई है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसकी इतनी तकलीफ बढ़ गई मुझे कि मेरा पूरा ब्रेन भी ब्लॉक हो गया। फिर मैंने साइड पर के फोन भी उठाना बंद कर दिया, लोगों से कांटेक्ट भी मैंने सब मेरे टूट गए। मैंने साइड लोगों से, अधिकारी लोगों से सब, मेरे पे लोन था 5.5 करोड़ रुपए का। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू थी फ्लैट की, उसको मेरा 2.5 करोड़ रुपए का लोन था। बाकी भी मैंने मार्केट से पैसे लिए थे। सब लोग घर पे आने लग गए और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो मेरे को पैसे ना मांगते हुए पहले पूछते थे कि आपको हुआ क्या। अरे इतना हंसने खेलने वाला लड़का, अच्छे से बिजनेस करने वाला, कम उम्र में भी हमने आप पे ट्रस्ट किया, तो ये हुआ क्या? मैंने बोला मैं पैसे तो दे दूंगा, आप चिंता ना करो। तो मैंने बोला मेरे मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, तो आप मुझे कुछ समय दे दो। बोले ठीक है। उनका भी मेरा पे ट्रस्ट था क्योंकि इसके पहले भी कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे तो मेरे क्लियर थे। तो बोले ठीक है। फिर बैंक वालों के आना शुरू हुए। EMI मेरा EMI भी था 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए मंथ का। तो वो भी लाना शुरू हो गए कि 3 महीने से पेंडिंग है, 4 महीने से पेंडिंग है, आपका सिविल खराब हो रहा है। तो मैंने बोला सर सिविल को तो आप अभी छोड़ दो, तो जो खराब होता है। बट बोला अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय दो और जो पेनल्टी लगाना है आपको लगा दो। तो वो भी प्रेशर मेरे पे बढ़ते चले गया। तो फिर क्या हुआ कि उसका असर मेरे पे इतना बढ़ गया कि वो भैया क्या वो बोलते थे मेरे को कि जब तक ये चीज निकलती नहीं, हमको इसमें से जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हमको विधि करनी पड़ेगी। और वो व्यक्ति इतने अच्छे मिले, मैं तो उनको भगवान स्वरूप ही मानता हूँ। वो व्यक्ति मेरे साथ 4 साल तक रहे, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ सोए, मेरे घर में सोए, मेरे बाजू में सोते थे। तो खाली उनका इतना बोलना था कि मेरे को 400 रुपये रोज देना, क्योंकि मैं अपनी मजदूरी छोड़ के ये सब का कर रहा हूँ और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर इसी से चलता है, तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 400 रुपये रोज देना। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात। बाकी कुछ पूजा का सामान वगैरह कुछ उन्होंने मुझे लाने के लिए पैसे नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं, उसके ऊपर कभी पैसे नहीं मांगे, तो कुछ भी नहीं मांगा। तो वो क्या करके पता है क्या, मुझे शनिवार हो गया कि हम लोग स्मशान में जाते थे, हमारे लग के स्मशान था। तो स्मशान में वो जब विधि करते थे ना, तो है ना अजीब गरीब आवाज आना शुरू हो जाती थी और मेरे कंधे पे कुछ चीजें आ रही है जो मेरे कंधे को हाथ लगा रही है पीछे से। इतने डरावना एक्सपीरियंस रहे मेरे सर कि कोई, मैं भी आपको बता रहा हूँ ना तो शायद आपको भी यकीन होगा इस बात पे
ऐसे हाथ लगाना शुरू होते थे। तो मैं भैया सामने बैठे उनको बोलता था, भैया ये मेरे बॉडी को टच कर रहे हैं, और ये सामने कौन खड़ा है? एक लड़का खड़ा था सामने, 1-1:30 बजा है, हम नदी के नीचे बैठे हैं, मैंने कभी देखा नहीं, अच्छे वातावरण में पला बड़ा हूँ, तो सब स्मशान में जाना और रात में जाना, ये सब चीजें कभी देखी नहीं थी लाइफ में। फिर मैंने उनको बोला ये लड़का कौन खड़ा है? तो बोले चुप रहे, सब दिखेगा बोले तेरे को, यहाँ पे सब आ रहे हैं अपने को डिस्टर्ब करने के लिए, बट हमको इनको कंट्रोल करके एक ही काम करना है कि इनका जो असर है तेरे से तब तक दूर रहे, तब तक कम से कम 50% तो भी दूर रहे, जब तक हम इन चीजों को निकाल के नहीं फेंकते। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो उनके पास जो चीजें थी वो फिर उतारते थे मेरे बॉडी पर से, और फिर मुझे अच्छा लगता था वो सब चीजें होने के बाद। तो 3 बजे रात में, 3 बजे मैं वही नदी में नहाता था, वो भी नहाते थे, वो मुझे बोलते थे कि नहाना पड़ेगा, तो फिर मैं कपड़े लेके जाता साथ में, फिर वहीं पर 3 बजे नहाते थे रात में 3 बजे। ये कितनी बार गए आप? मैं तो सर गया हूँ 150-200 बार। अच्छा, हाँ, ये मेरा रेगुलर था? आधा जीवन। हाँ, रेगुलर था ये नहाने का? जो नहाने का नहीं, वो उतारते थे ना मेरे बॉडी पर से, तो नहाना पड़ता था जी। नहाने के लिए नहीं जाता था मैं। तो जैसे शनिवार मंगलवार को यानी उतारा करने के बाद? हाँ, शनिवार मंगलवार तो मैं रेगुलर था, और अमावस पूर्णिमा के दिन हम 12 बजे बैठते थे तो 5 बजे हमारा खत्म होता था। अच्छा। और कंटिन्यूसली वो विधि पढ़ के वो काटते थे, जो चीजें मेरे ऊपर आती थी वो काट रहे, जो चीजें मेरे ऊपर आती थी काट रहे, वो चीजें मेरे को दिख रही है। जैसा एक बिल्ला आ गया काला सा, और वो मेरे को ऐसा घूर रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैंने बोला अंकल ये बिल्ला है, तो मेरे को हाथ करके तो चुप रहे, जो दिखता है देखते रहते, ये चीज आंख पे नहीं आ सकती, मैंने इसको बंधन में रखा हुआ है, तो तू चिंता मत कर, मैं जब तक जिंदा हूँ तू मेरे बच्चे जैसा है, मैं जब तक जिंदा हूँ ना मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो फिर वो सब चीजें होती गई। तो फिर है ना, जैसे फिर उन्होंने कुछ चीजों को काटा, फिर हमने क्या किया बताया क्या, गाँव में जो गावरानी मुर्गे जो आते हैं जी, हमने फिर 11 मुर्गों की बलि दी। तो 11 मुर्गों की बलि दी, तो उसमें फिर वो कुछ चीजें शांत हो गई, तो उनको दिख गई कि इस खून से कुछ चीजें शांत हो गई, यानी जो मेन चीज थी वो शांत नहीं हुई, पर जो आजू बाजू की उसकी जो बैकग्राउंड में जो उसने बनाई थी पूरा म्यूजिक, तो वो चीज कुछ शांत हो गई। तो फिर मैंने बोला कैसे? तो अभी ये चीजें जो शांत हो गई ना, बोली हमको निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने बोला फिर, तो बोले फिर अभी अपन एक काम करेंगे, बोले उन्होंने फिर कुछ चीज दी थी रखने के लिए पास में, तो बोले अब हमको बोले आने वाले, अब उस दिन की है ना पूर्णिमा थी, तो अमावस के दिन हमको बोले इस चीज को निकालना है। तो मैंने बोला फिर मेरे को तब तक तकलीफ होंगी क्या? तो हाँ तकलीफ तो होंगी बोले, क्योंकि ये चीजें भी निकलने में आ गई तो तकलीफ थोड़ी बढ़ेगी, तो आप चिंता ना करो बोले बेटा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे रूम में सोऊंगा। और मेरी कंडीशन ऐसी हुई थी सर, भगवान के आशीर्वाद से भगवान ने कमरे में सब कुछ दिया हुआ है, बट मैं ना चटाई पे आज भी सोता हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा, लग्जरियस रूम दिया है भगवान ने, एयर कंडीशन कमरा दिया है, पर अभी मैं ना चटाई पे सोता हूँ, मुझे बेड पे नींद ही नहीं आती। मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा सोते समय, भगवान का नाम लेके 10 mg की गोली लेके, 7 साल से ये रूटीन है मेरा। और वो भी चाचा मेरे साथ में, जो मेरे वो अंकल थे चांद्राव भैया, वो भी है ना मेरे साथ में सोते थे चटाई पे। मैंने उनको बोला कि आप ऊपर सो जाओ मेरे बेड पे, बोले नहीं तू सो रहा हूँ मैं भी नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को चटाई पे सोने की आदत है। नहीं आप ऊपर सो, तो नहीं बोले देर तक कुछ भी हो सकता है ये पीरियड में। तो क्या होता था सर कि कुछ हिडन पावर्स आ रही, और है ना मेरा पेनिस खींच रही है, और मैंने वो स्लीपिंग पैरालाइज जैसा हो जाता था, मेरी बॉडी स्लीपिंग पैरालाइज हो जाता था, मेरे हाथ भी नहीं, मेरे अंकल बाजू में सोए हैं और उन तक भी मेरा हाथ नहीं जा रहा है। तो मेरा बॉडी पूरा लॉक हो गया, मेरे दांत जो है दांत लग जाते थे, मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा है। और कोई व्यक्ति, कोई लेडीज आई, मुझे दिख रही है आंखें बंद होते से, कोई लेडी आई है, बड़े बड़े बाल है उसके, मेरी पेनिस खींच रही है। उसके बाद उसके पीछे से 2 लड़के आए छोटे छोटे, यानी 3-3, 4-4 साल के लड़के। मुझे अजीब लगता था, 3-3, 4-4 साल के लड़कों में इतनी ताकत थी कि एक लड़का एक हाथ से मेरे दोनों पैर दबा के रख रहा है और एक लड़का मेरा गला दबा रहा है। यानी ऐसे एक्सपीरियंस थे वो कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बाजू में भैया सोए हैं, मैं उनको भी आवाज नहीं दे पा रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। और वो ज्यादा टाइम में रहता था, वो 2 मिनट 3 मिनट वो करते थे और फिर वो ऑटोमेटिक वो निकल जाते थे।
और मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पर मेरे ऑपरेटिंग बंद होगी बॉडी की पूरी। तो फिर मैं जब मेरी नींद खुलती थी तो पूरा यानी फेस से पसीना, पूरे कपड़े गीले हो जाते थे, पूरा स्वेट से इतनी मेरे को डर लगता था। फिर मैं उनको हिलाता था, भैया ऐसा ऐसा हुआ। बोले तो मेरे को आवाज नहीं दिया। मैंने बोला मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, मैं आवाज कैसे दूं? फिर उनके पास में कुछ चीज थी, तो उन्होंने ना वो ऐसे एक ऐसा गोल डाउन जैसी वो मेरे सिर के नीचे फिर सिराने रख देते थे, वो जब हम लोग सोते थे। तो फिर वो चीजें अटैक करती थी फिर भी, पर उसका असर बहुत कम हो गया। तो फिर अमावस आई। अमावस के दिन फिर उन्होंने बोला कि बोले हमको बोले शाम में 7-1 बजे काम शुरू करना है, दिन ढलने के बाद में, क्योंकि सुबह के समय लोग रहते तो हम मशान में नहीं काम कर पाएंगे। मैंने बोला हमको मशान में क्यों जाना है? तो बोले हमको मशान में मशान क्रिया करके मशान में ही गाड़ा गया है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले कौन से स्मशान में? बोले जहाँ पे तुम्हारे घर के सभी लोगों को गाड़ा गया है। मैं जगह नहीं बताऊंगा जी, सभी लोगों को गाड़ा गया है। तो मैंने बोला फिर घर में क्या है? तो घर में बोले बहुत सी चीजें अभी भी है। आपके घर में टोटल 6 बार खोदा गया है, और 6 बार खोदने के चक्कर में 6 बार में उसने एक बार में 3-3, 4-4 चीजें, कोई बार में 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें ऐसे प्लान किए हैं। उनको जगह भी दिख रही थी, पर वो बोले कि इस जगह को मैं हाथ नहीं लगा सकता, अभी लगाऊंगा तो एक तो तेरी जान जाएगी, नहीं तो मेरी जान जाएगी। तो फिर एज अ इंसानियत मैंने उनको बोला कि मेरे कारण आप आपकी जान जोखिम में मत डालो। बोला भैया अब क्या है, बोला उनके भी बच्चे कुछ बड़े या नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने बोला ऐसी कोई चीज है कि आपको आपकी जान जा सकती, तो बोला आप ना करो, जान दो, बोला जो होगा सो होगा, क्योंकि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब चीजों से। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस तू बना रहे, तू हिम्मत मत हार, जो होगा सो अपन दोनों मिला के फेस करेंगे। तकलीफ तेरे को फेस करना है, तकलीफ मेरे को नहीं होगी, खाली मेरे को वो तकलीफ सहन करना है जो रात में जाना है, तेरे को लेके जाना है, तेरे को अंकर से उतारना है, निकालना है, जलाना है, उसकी तकलीफ मेरे को होगी। तो मैंने भी बोला ठीक है। तो फिर अमावस आई। अमावस के दिन फिर हमने सबसे पहले घर में उन्होंने देखा। तो फिर बोले पहले घर का नहीं करेंगे, हम पहले बाहर का करेंगे। तो फिर देखने के सब चीजें में मिलाई, कुछ चीजें नरेल वरेल सब चीजें, तो उसमें 1-1.5 घंटा लग गया चीजें वगैरह सब लाने में, पूजा वगैरह नहीं करने में। फिर 8:30-9 बज गए। तो फिर हम 9 बजे हम स्मशान में गए। स्मशान में गए तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ उनकी कुछ साधना थी, वो थोड़ी बात, तो पूजा वूजा तो नहीं रखा, पूजा उन्होंने घर पे कर ली। फिर उन्होंने कुछ चीजों को बुलाया और वहाँ की डायरेक्शन देखी कि कौन से डायरेक्शन में क्या चीज बड़ी है। तो स्मशान में से जैसे उस समय उन्होंने एक राख की पोटली निकाली। वो राख की पोटली में 2 हड्डियां थी और मुंजा, उन्होंने मेरे को याद है दीदी, मुंजा की राख निकली है, और वही मुंजा का सिक्का है, और वही मुंजा की हड्डी है, और मशान क्रिया से अघोरी माध्यम से इसको सिद्ध किया गया है। और उसमें त्रिशूल था, एक चांदी का बोलो या स्टील का बोलो, ऐसा त्रिशूल उसमें मैंने अपने आंखों से देखा। तो जब वो चीज निकले ना, मेरे में चक्कर आके गिर गया, मेरे को एकदम होश ही नहीं था। तो एकदम से मेरे को अंधेरी आ गई आंख में। तो फिर उन्होंने उस चीज को ऐसे उनके पास चीज थी बंधन में डाल दी, और फिर मेरे को उठाया, बोले सारा फिर मेरी आंखें खुली। मैंने क्या हो गया? तो बोले शांत रहे। उन्होंने एकदम मंत्र से कुछ चीजें की, तो मेरा सिर थोड़ा हल्का हो गया। फिर मैंने बोला ये इसमें क्या है? तो बोले अपन इसको खोलेंगे नहीं। मैंने बोला नहीं, मेरे को देखना है ऐसी क्या चीज है जो जो हिडन है, और इतना एक्सट्रीम मेरे को पेन हो रहा है, तो चीजें है तो क्या है? तो बोले मेरी इच्छा की ना बोले। मैंने बोला मेरे को देखना ही। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने उनका वो बंधन मारा, फिर मैंने उसको खोला, तो उसमें मैंने जो आपको बताई वो सब चीजें निकली। तो फिर बोले अभी आपको घर पे जाना है। तो फिर 11 बजे थे, 11 बजे तो फिर हम घर पे आए। घर पे उन्होंने फिर वीडियो वगैरह की, और सेकंड गड्ढे को उन्होंने हाथ लगाया। तो वो गड्ढा खोदा उसमें से, तो उसमें से चीजें निकली, जैसे एक पोटली निकली, उसमें गुड्डा गुड्डी, वो तो पोटली खोली ना, उसमें गुड्डा गुड्डी थी। तो गुड्डा गुड्डी को पूरा मैंने सजाया हुआ था, और मैंने उनको देखने से लग रहा था कि डरावनी चीज है। अच्छा, मुझे तो समझा ही नहीं हुआ। और एक बड़ी बड़ी सुई थी, और गुड्डे के पेट में से निकाली, और वो गुड्डे गुड्डी के दोनों के पेट में से
वो सुई निकाल दी, यानी वो अलग ही नहीं हो सकते, ये हिसाब से। तो फिर मैंने उनको बोला, इतनी बड़ी बड़ी सुई है, दोनों के इसमें से पार क्यों की है? तो बोले तू नहीं समझेगा, तू बस देखते जा, मैं तुमको हर चीज बाद में बताऊंगा। फिर एक सुई थी जो सिर में से डाली है और प्राइवेट पार्ट में से बाहर निकला, तो गुड्डे के। और फिर उन्होंने और थोड़ा नीचे खोदा तो फिर उसमें ना 20 कॉइन निकले, 20 कॉइन काले, जिसमें 10 पैसे थे, 5 पैसे थे, 20 पैसे थे, 1 रुपया था, कुछ तांबे के सिक्के थे जो मैंने कभी देखे नहीं थे। खड़कू आपको याद होगा सर, पहले खड़कू चलते थे जी, वो खड़कू भी निकले, कुछ में तांबे के सिक्के निकले, सब काले थे। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोले ये सब लोग मरने के बाद में जब इनको जलाया गया तब इन लोगों ने बोले उसके सिक्के जमा करके उनको खड़ा करके आपके घर में डाल दिया, और ये सब एनर्जी यही प्रेजेंट है बोले अभी, और 2003 से 4 से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आपके घर में ही है, बांध दिया गया उनको आपको। एक बात सर मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि उसने मेरे नाम से किया था। मेरी मम्मी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं थी और मेरे पापा को भी कुछ भी तकलीफ नहीं थी और मेरे दीदी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं थी, ओनली मुझे ही तकलीफ थी इसकी। जी, तो फिर उन्होंने निकाला, तो मैंने बोला फिर इसको भी क्या करना है। हाँ, फिर और थोड़ा उन्होंने ये किया, तो उसमें कुछ हड्डियां मिली, कुछ बीबे थे, कुछ कौड़ी थी, और है ना इंसान के गले निकले उसमें, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। इंसान का तो कंठ रहता, इंसान का जो कंठ रहता है ना, कंठ, जी जी, हाँ वो कंठ निकले उसमें। मैंने देख के बोला, मैंने बोला ये इंसान तो कंठ है, इसने कहाँ से लाया? तो बोले मैं सर हर चीज का जवाब बाद में दूंगा। यानी वो व्यक्ति इतना पहुंचे हुआ था सर कि जब वो भैया ने देखे तब आपने वो सुना है क्या, आसाम में गुवाहाटी है, आसाम में गुवाहाटी, हाँ, आसाम में जो गुवाहाटी है ना, जी जी, तो वो गुवाहाटी से उसकी लिंक थी, वहां से वो चीजें लाता था। अच्छा, हाँ, अब मैंने जब बाद में थोड़ा सा इंक्वायरी की थी 4-5 साल बाद, 3-4 साल बाद, मुझे ऐसा पता चला कि गुवाहाटी तो यानी बहुत फेमस है इन सब चीजों में। जी जी, तो फिर ये मेरे भैया को दिखी कि मैंने तो ये सब चीजें बोले वहां से लाई गई है, और यहाँ पे बोले ये 4 लोग हैं, 4 तांत्रिक है, और ये सब पैसे के लिए किया गया है। और जो व्यक्ति आपके घर में आया वो उसमें से एक तांत्रिक था, एक तांत्रिक बोले एमपी का है, एक तांत्रिक तो बोले यानी जबलपुर साइड का, एक तांत्रिक है बोले छत्तीसगढ़ का, और एक तांत्रिक है बोले अपना बैतूल साइड का। अच्छा, तो ये 3 तांत्रिक और ये तांत्रिक महाराष्ट्र का था। ये चारों बोले साथ में बोले इन्होंने विद्या को सिद्ध किया है, और इन चारों ये व्यक्ति आपके घर में आए बोले इन्होंने उसका सपोर्ट किया कि जब हम पैसे लूटेंगे, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फिर इसको 10 लाख लगते, बच्चों को बचाना तो 5 लाख चाहिए, तो बच्चे के लिए कोई भी संपत्ति ही देता है। अब बच्चा ही नहीं रहेगा तो संपत्ति क्या काम की है जी। इन सब चीजों से उन्होंने सब किया ही। तो फिर वो चीजें निकाली, तो फिर हमने उसको जला दिया। तो सर उसका जो स्मेल है ना वो ऐसा था कि जैसे कोई मुर्गा जल गया, यानी लाश को जब जलाते तब उतनी बुरी उसकी यानी बदबू आ रही थी जी। तो फिर वो जो पूरी यानी जलने वलने के बाद में वो भैया को गुटखा खाने की आदत थी, तो वो थोड़े घर के बाहर गए गुटखा लेने के लिए। तो गुटखा लेने के लिए गए तो मेरे घर से थोड़ा ही डिस्टेंस पे 2 आदमी खड़े थे, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं स्मशान तो बहुत दूर है बोले, अभी रात में 10:30 पौने 11 बज रहे बोले। अब बोले प्रेत की स्मेल इतने दूर से यहाँ गाँव में कैसी आ रही? तो इन्होंने सुना और वो चुपचाप आ गए। वो इन्हें समझ गए क्योंकि घर में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम तो एकदम पास में थे ना, पास में बदबू कम आती है, दूर फैलती है। तो फिर हमने क्या किया, बताया उसको 12 बजे उसको अच्छे से जला के फिर उसको पूरा समेट लिया, और 12 साढ़े 12 हम दोनों बजे साथ में उसको नदी में डाल दिया। तो ये अमौज गई। फिर अमौज जाने के बाद में मैंने बोला अब सब गया काका, अब सब ठीक हो जाएगा? तो बोले अभी बेटा अभी दिल्ली बहुत दूर है, बस तो हिम्मत मत हार। मैंने बोला इतना सब हो गया यार, जिंदगी पूरी तबाह हो गई, और आप बोल रहे कि अभी वो दिल्ली बहुत दूर है? तो नहीं बोले अभी मैं नहीं बताऊंगा बोले इतना, क्योंकि कैसा तू डर जाएगा, बस बोले तू लगा रहे, और मेरी भी इच्छा है, मैं तेरे को अपना बच्चे ही मान लिया। बोले इतना भयानक के लिए वो इंसान ने किया, तेरी उम्र ही क्या है? बोले क्या बिगाड़ा बोले तूने किसका? मैंने बोला मुझे भी नहीं समझी ये बात। तो उनको भी जिद आ गई थी, नहीं बोले मैं तो तेरा करके रहूंगा। अच्छा। और सर मुझे आश्चर्य लगा कि वो व्यक्ति ने कभी मुझसे पैसे की डिमांड ही नहीं की, और 400 रुपये रोज देता।
जी। तो फिर है ना, फिर भी मुझे है ना वो गला दबाना, स्लीपिंग पैरालाइज ये होता ही था। तो फिर मैंने उनको फोन किया कि मैंने बोला कल तो इतना काम किया, फिर भी बोला रात में मेरा गला दबाया। तो बेटा बोला तू थोड़ा ये कर। मैंने बोला जान जा सकती मेरी, तो हो भी सकता। बोले देख कोशिश करना अपना काम है, बट मैंने ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले ज्यादा डर लग रहा है क्या? तो तब सर है ना इन चीजों को 1 साल भी होने के था, 1 साल में पूरा तहस-नहस हो गया था। बॉडी भी पूरा मेरा साथ छोड़ दिया था, मेंटली मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर उनको बोला मैंने कि आप मेरे साथ रोज मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर कुछ दिन वो नहीं आए थे। जैसे एक चीज निकल गई, उनको लगा कि 4-5 दिन नहीं जाऊंगा तो फिर बेटे को ठीक लगेगा, फिर उसके बाद जैसे उसको तकलीफ होंगी तो फिर मैं जाते जाऊंगा। पर मेरे को तकलीफ है ना 2-3 दिन में बढ़ जाती थी। तो फिर मैं उनको बोलता था कि आ जाओ, तो वो आ जाते थे। तो फिर वो मेरे साथ में रहते थे। फिर भी एक नाग आता था। नाग इतना बड़ा सर कि यदि कोई उसको सपने में देखे तो सपने में मर जाए। मैंने 10 बाय 10 के कमरे में वो नाग की ओनली फनी रहती थी जी। इतना बड़ा नाग की फनी आके मेरे को सिर पे मार रही है, दंश मार रही है सिर पे। तो फिर मेरा एकदम नींद खुलती थी, मैं एकदम डर जाता था कि इतना बड़ा नाग, काला काला नाग एकदम, और इतनी बड़ी उसकी टेल। तो फिर मैं भैया को बोलता था भैया ऐसी सी बात है, ये नाग कहाँ से है? तो रात में 2 बजे वो है ना वो देखते थे। वो बोलते थे कि अभी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी वो आया ना तो अभी ही हमको दिखेगा कि वो कहाँ है। तो उनकी चीजें ना वो साथ में रखते थे, ज्यादा नहीं रखता था उनको, उनकी 4-5 चीजें थी, कुछ थोड़ा कपूर लगता था। तो कमरे में वो बोलते थे कि तेरे को सोना है तो सो जा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। तो फिर मैं भी जागता था, वो देखते थे। अरे बोले गाँव के शिव पे बोले एक चमड़े का नाग बनाया है। वो चमड़े के नाग को बोले भोग देके, जैसा भोग देके उसको बोला गया है कि इस बच्चे को मार दे। तो मैंने बोला ये कब किया गया? तो ये तो बोले बहुत सालों बाद किया गया। तो उनको भी आश्चर्य लगा कि इतने साल बाद तुम्हारे पे असर अभी हो रहा है। तो ये हालांकि वो जानकार थे, पर उनको भी थोड़ा अजीब लगा। बोले ये मुझे हिसाब से तो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है, पर ये ऐसा ही है। बोले भगवान की क्या इच्छा नहीं पता, उन्होंने क्यों रोका, क्या रोका, पर इतनी बड़ी चीज यदि प्लान की गई तो उसका असर तो 1 महीने में शुरू हो जाना चाहिए। अब 14 से यदि 17 तक वो चीजों का असर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ बात होंगी। तो फिर दूसरे दिन फिर हम रात में 6-7 बजे मेरे को बोले चल अपन जाएंगे। अब उनको गाड़ी चला के नहीं आती तो मेरे को जाना पड़ता था। तो फिर हम जाते थे, कोई नहीं सर घर में। जैसे मेरे पिताजी भी ध्यान नहीं, जो पिताजी ने भी ध्यान देना थोड़ा सा ये कर दिया था, माता जी ने भी ध्यान देना ये कर दिया था। तो कैसे किया क्या किया मुझे खुद को नहीं समझा, मैंने पूरा दूरी कर दिया था। और भाई है नहीं, बहन की शादी हो गई थी, कोई रिलेटिव है नहीं, तो मेरे अलावा कोई था नहीं। तो फिर मैं जाता था अकेला उनके साथ में, हालत भी बहुत खराब हो जाती थी। तो फिर वो उनकी विद्या से देखते थे, फिर वो खोदते थे वहां पे खोद के फिर वो नाग निकाला। तो नाग सर इतना परफेक्शन से बनाए गए थे, मैंने अपने आंखों से देखे कि ज्वारी डाल रखी है, ज्वारी के ऊपर नाग को बिठाया गया है, और उसको गोल गोल वो जो वादी थी प्योर चमड़ा, उसको गोल गोल करके उसके जो ऊपर का मुंह है ना उसको ब्लेड से काट के उसको उसकी जो टंग है ना जो नीचे का पोर्शन है उसमें ज्वारी को चिपकाई हुई रहती थी ज्वारी, और उसकी आंखें जो है ना वो मोती, जैसे आंखों पे मोती लगाए हैं वो भी चिपकाए हुए है, और उसको ऐसे ना चुनरी पहनाई हुई है। तो ये मैंने अपने आंखों से देखी हुई चीज है। तो फिर वो उन्होंने निकाला, अच्छा खोल था वो, उन्होंने अच्छा खासा खोदा था, निकाला। निकालने से बोले ये चीज है, बोले जो तेरे को बोले दंश मारती थी। तो मैंने बोला ये किसने डाला? तो उसी का काम है। मैंने ये अभी डाला है? नहीं, बोले ये तो बहुत सालों से डाला हुआ है। और मुझे अभी भी याद है बजरंग बली के मंदिर के बैक साइड में वो उसने किया था, और उसने ना उसमें सिंदूर भी था, गीला सिंदूर नहीं था, सूखा सिंदूर जैसा गीला रहता था, तो वो दिखता है तो सूखा ऐसा डाल देते गीला होने के बाद में उसको लग गया था पूरा सिंदूर वो सांप को। तो फिर वो निकाला हमने, तो उसको हमने वो वहीं जला दिया। तो जैसे भैया हमको पहले बोलते थे कि हमको लकड़ी लेना है, डीजल लेना है, ये सबको रखने हैं साथ में, क्योंकि जो भी चीज निकलेगी उसको जलाना पड़ेगा। तो फिर हम वो लेते थे, हम गए तो उसको जला के फिर आ गया मैं घर पे। मैंने बोला अब हो गया? तो बोले दिख तो रही थी उनको चीजें, वो बोलते थे कि जो मुझे दिख रही है उस पर मैं अभी हाथ नहीं डाल सकता,
अभी डालूंगा तो जान को धोखा है। तो जो जो मुझे दिख रही है अभी, जो इसके साथ में जुड़ी है, उसको पहले अपन को उखाड़ के फेंकना है, जो जो तेरे पे अटैक कर रही है करंट में। तो फिर भी मेरे को तकलीफ होती थी, कोई पेनिस खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, और जैसे आंखों के सामने आके कोई कुत्ते का आवाज निकाल रहा है, कोई बिल्ली का आवाज निकाल रहा है, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और मेरे पैर भी शेक करने लग गए थे, खाना कम हो गया था, और मेरा डाइजेशन भी सिस्टम पूरा बिगड़ गया था, ब्रेन का सिस्टम पूरा बिगड़ गया था, यानी मैं ऐसा साइकोपैथी जैसा हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। फिजिकल रिलेशन डॉक्टर ने जो शक्तियां थी, हाँ, अच्छा, वो उस समय नहीं हुआ था, वो अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। वो उस समय नहीं हुआ था, अभी तक जो बताया मैंने आपको। तो फिर जब डॉक्टर के पास में भी जाना बंद कर दिया, तो फिर मैंने ऐसा, मैं सोता था तो जैसे कोई लेडी आ रही है मेरे पास में, और देख के हंस रही है, जा रही है। शुरुआत में ऐसे ही हुआ, शुरुआत में उसे टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हंसती थी और जाती थी। तो फिर मैं इनको बोलता था भैया ऐसी सी बात है, तो उनको दिखा ही नहीं, यानी एक कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। फिर क्या होता था सर कि जैसे कोई लड़की आ रही है और मैं समझो ना स्लीपिंग अपर अलग में चले गया, मेरा कुछ बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो वो लड़की आती थी ना, मेरा पेनिस जो है ना, वो मैंने उसको सब करती थी। तो मेरे को फील हो रहा है कि कोई लड़की आ रही है और पेनिस को सब कर रही है। मैंने मन के मन में बोल रहा हूँ कि तू छोड़, पर मेरा सब मुंह बंद है, हाथ बंद है, सब बंद है। और बाद में वो अच्छे से देखती थी मेरे तरफ, हंसती थी और फिर जाती थी। तो फिर मैं भी उनको बोला, मैंने ये क्या बात होगी। और फिर है ना, मेरा जो स्पर्म है ना, वो भी जाना पड़ गया था, क्योंकि उससे भी मेरे को वीकनेस मेरी बढ़ गई थी। फिर 1 साल होने के बाद, एक 1.5 साल हो गया था। इतने जितने में मैंने आपको सिचुएशन बताई ना, ये ओनली ना 1.25 से 1.5 साल की है। ये होने के बाद में मेन चीजें शुरू हुई। मेन चीजें ऐसे शुरू हुई सर कि मेरे को आके, यानी मेरे को मार रहे, कोई सुन के उसको हैरान, यानी यकीन नहीं होगा, मुझे मार रहे, लाते मार रहे, घूसे मार रहे, बाल खींच रहे, और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी बॉडी यहाँ है और मुझे मार मार के दूर लेके जाया जा रहा है। तो मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रूम के बाहर कहाँ लेके जा रहे हैं, रूम के बाहर कहाँ लेके जा रहे हैं। कॉन्शियस में हूँ, सब चीजें ओके है, बट काम बॉडी नहीं कर रही है, लेके जा रही है। फिर वो एनर्जी मेरे को छोड़ देती थी। तो जब मेरी आंखें खुलती थी तो मैं अपने जहाँ पे सोया हूँ वहीं पे प्रेजेंट हूँ। तो फिर भैया रहते थे बाजू में, उनको बोलता था भैया मेरे को तो वहां तक लेके गए। अरे बोले नहीं भाई, तू यहीं है, मैं तो तेरे पास में सोया हूँ। मैं बोला ऐसा हो गया अभी। फिर वो रात में और देखते थे ये क्या दिक्कत है। फिर उनको 1-2 बार दिखने के बाद में दिखा, बोले स्वाशीन है, बोले स्वाशीन को बोले जैसे जागरूक करके उसको बोले यानी काम दिया गया है कि इसको मानसिक पीड़ा दो, इसको शारीरिक पीड़ा दो, और इसका यानी शारीरिक शोषण करो और इसको हल्टिंग कर दो। क्योंकि उन लोगों ने ना, जैसा मुझे ऑल ओवर पता चला, जिन लोगों ने ये किया है उन्होंने इन सब चीजें खरीदने में, बनाने में, बलि देने में 20 लाख रुपए खर्च किए। अब शॉकिंग बात है सर, कोई तांत्रिक 20 लाख रुपए खर्च क्यों करेगा मेरे लिए, बताओ। 5-10 हजार की बात अलग है, 20-25-30-50 हजार की बात अलग है। यानी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था कि उसको बैकअप दे रहा था पैसे की। तो फिर आपके ही कुटुंब परिवार में कोई? हाँ, मुझे डाउट है एक व्यक्ति पे। तो फिर और नहीं, वो व्यक्ति ने जो किया वो तो उसने यानी जो पैसे लेने के लिए किया, उसको बैकअप बाद में मिला। अच्छा, जैसे हम बोलते ना कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो जाता जी। तो फिर इतनी चीजें लाना, ये करना। तो फिर है ना, काका बोले कि हमको बोले थोड़ा नदी किनारे जाना पड़ेगा, वहां पे बोले मेरे को चीजें दिख रही है। तो मैंने बोला ठीक है, जाएंगे हम। तो फिर हमने नदी किनारे जाने के बाद में फिर उन्होंने अपने विद्या से देखा, खोदा, तो वहां पे ना सर मगरमच्छ की जो पसली रहती है ना, पसली, मगरमच्छ की पसली की यानी एक पार्ट मिला था, गाड़ा हुआ था वहां पे नदी के किनारे। और वहां पे
एक पोटली थी क्रीम कपड़े में, मगरमच्छ का जो फसली रहती है वो निकली वहां से, और एक पोटली थी, वो पोटली निकली, और कुछ सिक्के थे, कुछ बीबे थे, कुछ अपनी कौड़ियाँ थी, वो चीज उन्होंने वहां से निकाली। तो फिर हमने उसको भी जला दिया। तो वो जलाने के बाद में फिर भी मेरी तकलीफ जारी थी। 22 में उनकी डेथ हो गई। 2022 में? अच्छा, उनकी डेथ 21 के आखिरी में, 22 में वो भी डेथ हुई ना सर। उसका रीजन नहीं था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इन सब चीजों को, और मुझे बहुत गिल्ट है इन सब चीजों का। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैं जब तक हूँ तब तक, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे साथ हूँ। तो क्या हुआ, इस स्मशान में हम क्रिया करके बाहर निकले, 2:30 बजे थे। तो उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो एक काम कर, बोले मेरे गांव के कोने पे मेरे को छोड़ दे। तो वहां से आधा किलोमीटर उनका घर था, और बोले तू घर पे चले जा, क्योंकि काकू की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो ठीक है। तो उनको जब मैं घर पे वहाँ पे चौक पे जब छोड़ के मैं घर की तरफ निकला, तो वो है ना, मेरे को भी एक बिल्ला ऐसे क्रॉस किया कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता था मेन रोड पे लगने के बाद में, काले कलर का बिल्ला। तो मैं डर गया, मैंने बोला 2:30-3 बजे थे, ये क्या है। वो बिल्ला भी ऐसा था, जंगली था वो, जो नॉर्मल बिल्ली वैसी नहीं थी जी, जंगली बिल्ला। तो फिर काका को मैंने वहां छोड़ा, तो थोड़ा सा आगे गए वो, तो 2:45 बजे एक अननोन व्यक्ति आया और उनको उनके ऊपर से गाड़ी लेके चले गया। अच्छा। हाँ। और वो रास्ता ऐसा है कि उस रास्ते पे 2 व्हीलर रात के समय जाती नहीं, छोटा गांव है वो। तो ये बात समझ में नहीं आई। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ घाव नहीं है बॉडी पे, कुछ चक्कू के निशान नहीं है, ऐसे कोई जख्म भी नहीं है, पर जैसे गाड़ी लेके गए उनकी बॉडी पर से, तो ऐसा दिख रहा था कि एक्सीडेंट का ये केस है। और जैसे एक्सीडेंट के केस में खून भी दिखता है ना, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा। मुका मार जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप का था वो। तो फिर उनकी डेथ हो गई, मैं घर पे आया। तो जैसा उनको होने के बाद में उनके वाइफ को लगा कि भाई ये मेरे घर पे सोए होंगे, तो उन्होंने भी कुछ लोड नहीं लिया। तो बाद में सुबह 6-6:30 बजे वो गांव में शोर हो गया कि भाई जान रहा हो कि वहाँ पे किसी ने मार दिया और पड़ा है वहाँ पे। तो खून वून कुछ नहीं था, तो लोगों को क्या लगा कि शराब पी के पड़ा है। तो फिर लोगों ने उनको हिलाया, तो मुंह नहीं खोल रहे, कुछ ने पानी में डाला, तो देखा तो जानकार लोग, तो उन्होंने नब्ज वगैरह चेक की, तो बोले तो गया। तो फिर तो शोर हो गया, उनकी बीवी को बोला कि मेरे को फोन आया, मैं गया। मैं बोल भी ना पाऊँ किसको कि रात में हम ऐसे करके लौटे करके। तो फिर मेरे को काकू रोने लगी, बोले सारा, बोले कहीं कैसा हो गया, क्या हो गया, मेरे को लगा रात में तेरे घर पे। बोला नहीं, मेरे घर पे थे, पर बोला ये 12 बजे घर पे आने के लिए निकले और मेरे को बोला कि काकू की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसा करके उनकी डेथ हो गई। और किसने किया, क्या किया, रिपोर्ट हुआ, ना कोई पकड़ा, ना कोई पकड़े गया, वो आरोपी मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला जी। और वो मुझे भी हाईवे पे गिराने की कोशिश हुई, वो सक्सेस हो गए, उनको मारने में वो एनर्जी सक्सेस हो गई। वो दोनों को मारना चाहती थी, ये जो करने वाला है इसको उड़ाओ और इसको भी उड़ाओ। तो भगवान की क्या इच्छा थी कि वो चले गए, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और इस बात का मुझे तब भी दुख था, आज भी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तो रहेगा कि मेरे वजह से जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया उसकी जान मेरे कारण गई, ये सच है। तो फिर ये होने के बाद में फिर मैं भी डिप्रेशन में चले गया, और मेरे को तकलीफ तो बढ़ रही। वो होने के बाद में 2-3 दिन 3-4 दिन ठीक लगा, उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया। फिर मेरे को भी तकलीफ बढ़ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार वो इंसान था तो मेरा वो सब चीजें हो रही थी, अभी वो इंसान ही नहीं है, तो मेरा इलाज कौन करेगा। तो भगवान की इच्छा कुछ और थी। तो फिर 6 महीने सर मुझे कोई नहीं मिला। 6 महीने तक मैं ऐसी कंडीशन में रहा कि मैं आपको फोटो भेजूंगा तो मेरा फेस रिवील हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में था सर कि मैं बस टॉयलेट के लिए, खाने के लिए उठता था।
टोटली बेड पे था मशीन। जी। तो फिर घर वालों को मैंने बोला यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, हाथ पैर भी बारीक बारीक हो गए, पेट बाहर निकल गया, आंखें अंदर चली गई। तो मेरे को लगा कि मेरा सारा तो खत्म हो गया। अभी अंदर से लगता था कि तो खत्म हो गया, पर ऐसा एक मोटिवेशन भी मिलता था कि यार खत्म होना ही है तो थोड़ा बेहतर तरीके से होंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, जो भी भगवान ने ऑब्स्टिकल दिया है, प्रॉब्लम दिया है, उसको हम फेस करेंगे। तो घर वालों को भी बोलता था कि यार तुम तो मेरे साथ में रहो, मैं तो लड़ ही लूंगा, मैं तो मर भी गया तो कोई बात नहीं है, पर तुम तो मेरे साथ रहो। तो फिर घर वाले भी धीरे धीरे उनको भी लगा कि यार ये ऊपर चले गया तो फिर जैसे लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उनके माइंड में क्या थॉट चले, क्या चले। जैसे आपने मुझे बोला ना कि मेरी कुंडली में ये होगा कि मेरे सामने कुछ है, लोग पीछे कुछ है, तो सामने उनका अलग बिहेवियर था, पीछे अलग बिहेवियर था। तो फिर मेरी तबीयत बहुत खराब होती फिर हमारे आस पास में एक मुस्लिम दरगाह है, तो वहाँ पे गया फिर उनको बताया मैंने ऐसा ऐसा है, तो वो भी देख के शॉक हो गए, बोले ये तो बहुत एक्सट्रीम किया हुआ है। तो वो बोले जिन्होंने आपका इसके पहले निकाला उनको दिखा हुआ थोड़ा थोड़ा, बोले निकाला वो कहाँ है, मैंने बोला उनकी डेथ हो गई। बोले हाँ क्या, तो बोले फिर इतने दिनों से तुम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला मेरे को सोच ही नहीं रहा मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तो ऐसे लग रहा था कि बस एक दिन रोटी खाता था बस बिस्तर पे पड़ा रहता था। तो बोले ठीक है चिंता मत करो, मेरे से जितना होता है। उनको बहुत सी चीजें दिखी, पर उन्होंने मेरे को यही बोला कि जितना होगा उतना ही करूंगा। तो मैंने बोला ऐसा क्या है, तो बोले उन्होंने बताया नहीं मेरे को उस समय, फिर बाद में मैंने आंखों से ही देखा। तो फिर उन्होंने उनके बस में जितना था उन्होंने किया, परंतु उन्होंने जमीन में से खोद के कुछ नहीं निकाला। उन्होंने जो भी हिडन एनर्जी जो मेरे को यानी पजेस कर रही थी, जो बॉडी को टच कर रही थी, जो बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनको रोका। तो उसको रोकने के चक्कर में मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी जगह पे आना शुरू हो गई। तो फिर मुझे क्या लगा, मैंने बोला चलो तबीयत जगह पे आ रही है, तो मुझे नहीं पता ना कि वो निकाला नहीं होना है, वो उन्होंने उसको खाली रोका हुआ है। जी। तो फिर मैंने बोला भैया मेरे को अच्छा लग रहा है। बोली नहीं बेटा तुम आपको समझ, अच्छा लग रहा है अच्छी बात है, पर इसको निकालना पड़ता है। बोले ये मेरे को लग रहा है कि ये जानलेवा चीज है। तो मैंने बोला फिर अब कैसे करूँ, तो बोले मैं कोशिश करता हूँ, बोले कोई अच्छा आदमी देखने का जो इस लेवल का हो, तो तब तक बोले तू यहाँ पे तेरा आना जाना शुरू रख, तेरी तकलीफ मैं जैसे हो रही वैसे उतारा कर दिया, हम उतारते जाएंगे। बोले फिर जैसा समय आएगा वैसा आइंदा पर चीज हो ही जाएगी। मैंने उनको सवाल किया था, मैंने बोला होगा ना कि मेरे को लेके जाएंगी चीज, तो बोले वो तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पता, पर कोशिश करेंगे। तो फिर बहुत तकलीफ हुई, वो उतारते थे, फिर कुछ निकला नहीं जमीन में से, पर वो उतारते चले गए। तो फिर वो होने के बाद में 7-8 महीने ऐसे बीत गए, फिर उनके उतारने का भी असर ना हो मेरे पे। तो फिर मैं उनको बोला कि आप शुरुआत में उतारा करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, तो अभी तो बोला कि मेरे को आप उतार रहे फिर भी मेरे पे असर नहीं हो रहा है। तो बोले वो चीजें है ना अरे पकने लग गई। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या होता, तो बोले जो चीज का समय करीब करीब आता है ना तो वो अपना असर बढ़ा देती है। तो मैंने बोला फिर अब क्या, तो बोले ये तो तेरे जान लेने के लिए ही इसको प्लान किया गया है। तो मैंने बोला फिर ये चीज है कहाँ पे, तो बोले है घर में भी है, बाहर भी है, चौराहे पे भी है, सीव पे भी है, घर के दीवार के पीछे भी है, घर के बाहर में भी डाला हुआ है, यानी कहाँ नहीं डाला, गांव के बस स्टैंड पे भी डाला हुआ है ना, जहां से तू क्रॉस होगा वहां पे ये चीजें डाली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना पीछे लग गया। मैंने बोला मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये व्यक्ति कौन है। तो मैंने बोला फिर चलो अपन निकालते इसको, तो बोले मेरे बस का नहीं है ये। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया मेरे बस का नहीं है, पर मैं एक आदमी तेरे को देता हूँ। और वो आदमी उन्होंने 2-3 महीने उनको लगे ढूंढने के लिए। तो फिर वो आदमी को उन्होंने फोन किया, फिर मेरी उन्होंने बात करवा दी, उन्होंने फिर मेरा फोटो बुलवाया, उन्होंने चेक वगैरह किया। तो फिर उन्होंने भी बोल दिया कि बोले ये बहुत एक्सट्रीम है, ये बोले शायद ही मैं कर पाऊंगा। वो आदमी ने भी बोल दिया।
फिर मैंने बोला भैया तुम्हारा आदमी भी बोल रहा है कि नहीं, तो बोले ये तो गड़बड़ मामला है। मैंने बोला फिर आपने मुझे पहले बोले होते तो मैं कोई और रास्ता मैं ढूंढता, दूसरे आदमी को ढूंढता, क्योंकि 7-8 महीने तो मेरे ऐसे ही चले गए। तो बोले मैं तो कोशिश की ना, बोले। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले तेरी तबीयत जब भी खराब लगे ना, जब तक तेरे को आदमी नहीं मिलता, बोले तेरी तबीयत खराब लगे तो तू बोले यहाँ पे आ जाया कर, मैं तेरे को उतारा करके दिया करूँगा ना। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी तबीयत है ना अचानक से ना मेरी तबीयत मैंने बिगड़ने लग गई। तो ऐसी बिगड़ी कि मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत लोग आ रहे हैं और मेरे को नोच रहे हैं अंदर से। तो फिर मैंने घर वालों को भी बोला, तो वो भी इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ। तो फिर है ना, जैसे बोलते हैं सर कि एक थोड़ी सी पर्सनल चीज बोलना जरूरी हो गया इसमें, कि जैसे केतु महादशा में ना हमारे कुछ हिडन पावर भी हमारा सपोर्ट करती है जो पॉजिटिव है जी। तो वो सपोर्ट फिर मुझे मिलना शुरू हो गया। ये बात यानी 2 साल तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर उसके बाद में फिर हिडन पावर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तो फिर मेरे को है ना सपने में कुछ चीजें दिखती थी, आगे का रास्ता दिखता था मुझे कि कहाँ। इंट्यूशन आपकी जागृत हो गई। हाँ क्या बोला सर? इंट्यूशन पावर आपकी जागृत हो गई। हाँ ऐसा बोला तो भी चलता। तो बट है ना शुरुआत में मुझे वो समझा ही नहीं कि मुझे वो क्या दिख रहा है। तो मुझे है ना फिर है ना एक ऐसा रास्ता दिखा, जाना हुआ रास्ता था। तो वो रास्ता मुझे दिखा और एक मंदिर दिखा। तो फिर वो मंदिर में एक लेडीज थी बैठी हुई, उनके मेरे को चेहरा मैंने सपने में दिख गया। तो फिर मैंने बोला ये कौन सा रास्ता है। तो मैं सुबह उठा नहाया धोया, तो वो रोड से मैं ना निकल गया। तो वही मंदिर वहां पे था। और फिर मैं वो मंदिर में अंदर गया तो वही एक दादी अम्मा अंदर बैठी थी। तो फिर मैं बोला, दादी जी बोला मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। तो बोला मैं आया आपके पास। तो बोले किसने भेजा। मैंने बोला मेरे को पता लगा ऐसे, तो मैं आया। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने देखा, उनके पास में कुछ था, तो उन्होंने देखा तो मुझे बोले तुमको खिलाया गया है। तो मैंने बोला मेरे को खिलाया कब, कौन से व्यक्ति ने खिलाया। तो जैसे मेरे को इतना याद था कि जो दादी का जो इलाज करने के लिए व्यक्ति आया था उसने मुझे कुछ खिलाया नहीं था। तो बोले देखो मैंने ना थोड़ा लिख के रखा हुआ है साल वगैरह। ज्योति नाम की मेरी मामी थी। अच्छा। तो मेरी मामी की डेथ हो गई थी उस समय में। तो जैसे उनकी एक है ना मेरी मामी की जलन थी, हमको पहले से पता थी कि जैसे ये लड़के ने कम उम्र में बहुत कुछ किया और जरा मैंने फॉरवर्ड है, यानी जैसा ही आगे निकलते गया तो बहुत आगे निकल जाएगा। और फिर जैसे लगता है ना किसी को कि रिलेटिव्स में कि कोई सामने नहीं जाना चाहिए, बाकी लोग गए तो चलते पर हमारे लोग सामने नहीं जाना चाहिए जी। तो फिर उसने क्या बताया क्या, मैं जैसे 8-10 दिन वहां पे मम्मी के साथ में गया नानी के वहां पे खाना खाने के लिए। तो उसने मेरे को खाने में कुछ मिला दिया था। अच्छा। तो ये बात है सर 2021 की, मैंने नोट करके रखी सब चीजें। तो 2021 में फिर मुझे खिलाया। तो फिर उसका जो असर है ना मुझे 1-1.5 साल बाद में मुझे जो एकदम से तबीयत खराब हुई ना मेरी, तो वो उसी का असर था। यानी एक चीज निकल रही थी। तो फिर मुझे वो दादी ने बोला ऐसे बात। तो मैंने बोला, तो बोले उनको दिख गया, वो उनको मेरे जो मामी है ना उनका फेस भी दिख गया, वो घर भी दिख गया, और क्या काय में खिलाया था वो भी दिख गया। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 1 महीना लगेगा ये निकालने के लिए। तो बोले खाली बोले आपको रोज आना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तो बोला मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं आऊंगा। बोला नहीं तो फिर मैं कैसे आऊँ। तो बोले पिताजी को लेके आना। तो मैंने बोला कोई है नहीं मेरे साथ आने वाला। तो फिर वो बोले कि जैसा आपको सही लगे वैसा, पर कोशिश करना आने की। तो फिर मैं ना एक दिन ऑल्टरनेट डे 3-4 दिन मतलब मेरे को अच्छा लगता था मैं जाता था वहां पे। तो फिर उन्होंने है ना मेरे को हर बार जाता था तो कुछ खिलाते थे, खिलाते फिर वो है ना मेरा पेट फूल गया था, बहुत फूल गया था। तो फिर मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला दादी जी मेरा पेट फूल गया और मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही। तो बोले अभी तो इंडियन यानी सादा वाला संडास है क्या आपके यहाँ पे, तो टॉयलेट है क्या। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले वहां पे जाना शुरू करो और ध्यान
ध्यान रखना क्या क्या गिरता है। तो फिर मेरे को महसूस हो गया था, वो इतना पेट कड़क हो गया था। तो फिर मैंने 2-3 दिन 3-4 दिन में सादे अपने ये टॉयलेट में गया। तो है ना सर, मेरे पेट में से है ना एक कौड़ी गिरी, छोटी सी कौड़ी जो मैंने आंखों से देखी जी। तो वो हो गया। तो मेरे को जैसा मैं हाथ वगैरह धोए और मैं जब बेड पे सोया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में से बहुत बड़ी चीज बाहर निकल गई, यानी हल्का हो गई थी मेरी बॉडी एकदम जी। तो फिर मैंने उनको फोन लगाया दादी अम्मा को। मैंने बोला दादी अम्मा, बोला ऐसी सी बात हो गई। बोले ठीक है, भगवान ने जो करना था कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले क्योंकि वो है ना यानी नाग बाबा को मानती थी, जो जो अपनी दादी अम्मा थी। अच्छा। तो वो जो भी करती थी ना, तो उनके पास में ऐसे कोई तांत्रिक विधि नहीं थी, वो भगवान के माध्यम से करती थी। तो फिर मुझे बोले आप आ जाओ अभी। तो फिर मैं गया, फिर उन्होंने मेरा उतारा किया और मैंने पूछा, मैंने बोला दादी अम्मा मेरे को बता तो दो किसने खिलाया। क्योंकि बोला देखो दूर का व्यक्ति तो होगा नहीं, पास का ही व्यक्ति होगा। तो बोले वो डर रही थी, बोले नहीं फिर झगड़े करेंगे आप लोग तो हमारा नाम आएगा। तो मैंने बोला नहीं मैं झगड़े नहीं करूंगा, बट मुझे पता रहे कि कौन है, कि मैंने वहां पे नहीं जाऊंगा कभी जीवन में। तो बोली ज्योति नाम की लेडी है, आपकी रिश्तेदार है, और आप 8 दिन वहां पे खाना खाए और आपको एक दिन बोले खिचड़ी बनाई थी, बोले तो वो खिचड़ी में आपको दिया गया। और वो लेडीज का बोले रिश्तेदार रहता है, पूरा बताया था उन्होंने, एक रिश्तेदार रहता है बोले, गांव का नाम भी बताया था उन्होंने। और वो गांव में बोले एक इसकी मम्मी रहती है बोले तुम्हारे रिश्तेदार की, और वो मम्मी ने बोले वहां से एक 10 किलोमीटर गांव है बोले, वहां पे तांत्रिक रहता है, वो तांत्रिक से बनवा के लाई बोले और अपने बेटी को लाके दे दी बोले। तो मैंने बोला ये करने का रीजन क्या है, क्यों उसने, मैंने उसका क्या बिगाड़ा। तो बोले आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो ये उद्देश्य के लिए डाला गया था बोले कि आप पागल हो जाओ, यानी जो आप बिजनेस कर रहे, जो धंधा कर रहे, जो पैसे कमा रहे, यदि आपका दिमाग के संतुलन हिल गया तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैंने उसने उसका क्या फायदा, तो वो हंसने लगी। वो तो मुझे नहीं पता बोले, पर इसके लिए किया गया था। तो मैंने बोला अभी हो गया क्या, तो बोले हाँ अभी ये निकल गया। तो अभी बोले थोड़ा आपको वीकनेस वगैरह आएगा, तो बोले थोड़ा खाओ पियो अच्छे से। तो मैंने ठीक है। तो मैंने बोला अभी आने की जरूरत है, तो बोले नहीं। फिर वो भी हो गया। फिर उसके बाद में मुझे और तकलीफ शुरू हो गई। 5-6 दिन में ठीक रहा, फिर और मेरे को तकलीफ हो गई, एक्सट्रीम तक तकलीफ होना शुरू हो गई। फिर मैं वो है ना वही अपना दादी अम्मा के पास गया। तो वो आपको दादी अम्मा ने हंस दिया मेरे को, बोले ये जो चीज है ना, बोले बेटा ये मेरे बस का नहीं है, जिस चीज के लिए आप आए हो बोले ये मेरे बस का नहीं है। तो मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ। तो बोले बेटा मेरी उम्र हो गई और मेरा कैसा, मैं भगवान के भरोसे करती हूँ, तो मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं, तो मेरे बस में था उतना मैंने कर दिया। मैंने बोला ये तो अजीब हो गया कि अभी मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। फिर मैं ऐसे ही ना तड़पता था, रात में जागता था, गार्डन में बैठता था, आंखें सूज गई, टॉयलेट नहीं आ रही, पॉटी नहीं आ रही, बहुत बुरी कंडीशन में आ गया था। फिर मुझे नेचुरल पावर ने एक नया रास्ता बताया मुझे 40 किलोमीटर दूर का। यानी सर मुझे ना, मैं भगवान की इच्छा थी कि उन्होंने फिर मुझे गाइडेंस किया हर चीज में, कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो फिर मुझे ड्रीम के माध्यम से 40 किलोमीटर का रास्ता दिखा, ऐसा है वैसा है वो व्यक्ति। फिर मेरे को लगा कि यार ये बात सही होगी तो ये भी बात सही होंगी। फिर मैं कार से वहां निकल गया, अकेला ही था। फिर मैंने वो जगह देखी, फिर वहां पे थोड़ी मेरे को थोड़ा सा है ना वो थोड़ा ये हो रहा था देखने में, कि वो सपने में देखना और रियल देखने में। तो मैंने थोड़ी पूछताछ की, आदमी का फेस मुझे दिख गया था। तो पूछताछ की तो मैं फिर वहां अंदर गया, तो उनको देखा तो मैं एकदम शॉक हुआ, बोला अरे ये तो व्यक्ति है, इनको तो मैंने ड्रीम में देखा। तो फिर मैंने उनको बोला भैया, बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी। तो वो बोले आपको किसने भेजा। मैंने बोला मुझे किसने नहीं भेजा, बस मुझे पता लगा कि आप ऐसे ऐसे इलाज करते हो। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने देखा तो आपके पेट में तो खिलाया हुआ है। तो मैंने बोला खिलाया हुआ है, बोले हाँ। मैंने बोला नहीं खिलाया हुआ था, वो निकल गया। नहीं, बोले अभी भी है। तो उन्होंने ये कौन सा खिलाया हुआ है। तो बोले अभी आपने क्या निकाला। मैंने बोला बॉडी में से मेरी एक बोला कौड़ी निकली थी। तो फिर उन्होंने उनकी विद्या से देखा, तो बोले हाँ वो निकल गया, बोले और है। मैंने बोला ऐसा कितना खिला दिया मेरे को। तो अभी मेरे को तो नहीं पता, बोले मुझे एक दिख रहा है।
तो मैंने बोला ठीक है, मैंने किसने खिलाया? तो उन्होंने भी मुझे वही बोला कि आप अभी ना पूछो, पहले आप इलाज कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बोतल में पानी दिया और 11 दिन का उन्होंने मुझे दिन दिए। तो बोले रोज पानी पियो ये, और कुछ विधि बोली थी वो करो बोले, और शांति से रहो, धीरे 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 बोले वो आपका पेट फूलेगा और वो हो जाएगा बोले, फक्त ध्यान रखना। तो ठीक है, तो सेम वैसा ही हुआ। 13 दिन हो गए, वो पानी खत्म हो गया। मैंने उनको फोन किया तो बोले अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। आप बोले खाली पेट कैसा लग रहा है? मेरा पेट थोड़ा फूला लग रहा है, कड़क लग रहा है। तो बोले आप थोड़ा, बोले आप ध्यान रखो कि क्या गिरता है। फिर मुझे वो दादी अम्मा की बात याद आ गई कि सादे टॉयलेट में जाओ, इंडियन टॉयलेट में। तो फिर मैं वहाँ जाना शुरू हो गया। तो सर मैं देख के शॉक हो गया कि ऐसा मैंने वर्ड यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। एक कॉन्डम का फुग्गा रहता है ना जी, कॉन्डम के फुग्गे में गटर का पानी भरा हुआ था जो मेरे पॉटी में से निकला, अच्छा, और वो फुगा पैक था। ऐसा नहीं कि फुगा वो फूटा हुआ था। हम्म, हाँ, मैंने आंखों से देखा, और वो जब निकला तो वो इधर उधर नहीं गया, वो कांस्टेंट था। यानी वो पूरा पैक था वो फुगे के अंदर। यानी वो जो बड़ा फुगा रहता है उसका साइज वो नहीं था, जो सामने का जो टोक रहता है ना, जी, तो वो था वो। तो वो काला काला वो गटर के जैसा निकल गया बाहर। तो फिर मैंने उनको फोन किया। तो वो बोले अभी कैसा लग रहा है? मैंने बोला ठीक लग रहा है। तो बोले अभी 1-2 दिन थोड़ा आराम करो, बाद में आना बोले आपने, अभी थोड़ी कमजोरी आएंगी। तो फिर मैंने थोड़ा खाने पीने पे अच्छा फोकस किया। तो 2-3 दिन थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने उनको फोन किया, बोले आ जाओ। फिर मैं गया, फिर उन्होंने उनकी विद्या से देखा। फिर बोले हाँ तुम्हारा काम हो गया, जो तुम्हारे पेट में दिया हुआ था वो निकल गया। तो मैंने बोला ये दिया किसने? तो वो भी थोड़े डर रहे थे कि मैं कैसे बताऊं, आप लड़ेंगे। मैंने बोला नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे बताओ। तो बोले आपका कोई दोस्त है क्या श्रीकांत नाम का? मैंने बोला हाँ। बोले कब से दोस्ती है? मैंने बोला वो तो मेरी 5th क्लास में था तब से दोस्ती है। बोले हमारी वही मेरा एक दोस्त खास है। तो बोले उसी ने किया। तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि, मैंने बोला यार वो कैसे कर सकता है ये? तो बोले मैं थोड़ी वो उस लड़के को जानता हूँ, श्रीकांत को। तो फिर उन्होंने पूरी पिक्चर बताई कि आपने येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी, उसने आपको खाने के लिए बुलाया था, आलू बैंगन की मसाले की सब्जी की थी, याद है क्या आपको? मैंने बोला हाँ, वो मुझे याद आ रहा था। तो बोले वो बैंगन की सब्जी में बोले उसकी बीवी ने लाया था, बोले वो बना के इसने बोला था और बीवी ने लाया था। तो उसकी बीवी ने बोले पिंक कलर का गाउन पहना था, और वो बोले यानी वो लेडी जो थी वो पीरियड्स में थी। तो उस समय में उसने अलग से सब्जी बना के सब लोग खाना खा रहे, और उसने मेरे को उस समय दे दिया खाने में, मेरे दोस्त ने। तो फिर मैंने बोला ये फिर सब्जी में कैसे क्या? तो बोले उसने बोले खोबरे पे बना के लाया था, खोबरे पे बोले इस्लामिक विधि से बोले बना के लाया था। तो मैंने पूछा फिर उनको इसका रीजन क्या था, जैसे भी मामी ने डाला था तो पागल करने के लिए था। तो इन्होंने काय के लिए किया? तो बोले इन्होंने बोले मोहनी विद्या का प्रयोग किया बोले इसमें, कि तुमको वश में करना था पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कोई खास नहीं थी। अच्छा, तो मैंने बोला फिर मोहनी तो नहीं हुई, ये तो उल्टा हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बोले किया मोहनी के लिए पर मोहनी नहीं हुई, बोले वो उल्टा ही हो गया। तो मैंने बोला फिर इसका इफेक्ट क्या हो रहा था? तो इसका इफेक्ट बोले फिर आपके ब्रेन पे, मैंने ब्रेन को पूरा डिस्टर्ब कर रहा था बोले वो, जैसे सुसाइड के थॉट्स आना, और जैसे अपने जान को कुछ ये कर लो, अभी जी के कोई फायदा नहीं है, ऐसे थॉट्स मुझे दे रहा था वो। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय। तो मैंने उसको फोन किया। तो मैंने बोला अच्छे से बात की मैंने 1-1.5 महीने बाद। पहले बहुत गुस्सा था तो मैंने उसको फोन नहीं किया। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला यार तू तेरे को मिलना है? तो बोले क्या हो गया? मैंने बोला अपन मिलेंगे, जो स्कूल में अपन हमारी फ्रेंडशिप हुई थी हम वहीं मिलेंगे। तो बोले ठीक है। तो रात में वो आया तो परेशान था। फिर मैंने बोला चलो इससे पूछ लेता हूँ पहले ये क्यों परेशान है। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया है? तो बोले यार मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे 5 साल के बेटे ने किसका क्या बिगाड़ा। तो मैंने बोला हुआ क्या? तो बोले वो मामा के यहाँ पे गया था, उसको पेड़े में किसने कुछ खिला दिया। ये मेरे को मेरे दोस्त ने बोला, पहले मैं बताने से पहले बता दिया उसने। तो मैंने फिर मेरे को थोड़ा लगा यार ये तो अजीब हो गया। तो मैंने बोला किसने खिलाया? तो बोले क्या पता पेड़ा खिला दिया। बोले मेरे पास 2.5 लाख रुपए सेविंग थी, बच्चे की तबीयत खराब होगी, सेविंग भी चली गई, बाद में पता चला। फिर मैं दरगाह पे गया, फिर उन्होंने बोला कि पेड़े में खिलाया, और बेटा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है बोले, वो अभी बोले दाल चावल का बोले पानी पी रहा है। तो मैं बोले बहुत परेशान हूँ। तो मैंने फिर उसको बोल दिया, उन्होंने जैसे करेंगे वैसे भरेंगे।
कर्म यदि खराब है बोला श्रीकांत तो भुगतना पड़ता। तो बोली तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैंने बोला तू मेरे को सही बता कि तूने मेरे को क्या खिलाया था। तो बोले नहीं, पहले एक्सेप्ट नहीं किया उसने। तो फिर मैंने बोला कि तू अपने बेटे की कसम खा के मेरे को बोल दे कि मैं मेरे बेटे की सिर की कसम खाता हूँ जो अभी बीमार है, यदि तूने नहीं खिलाया होगा तो ठीक है, और यदि तू झूठ बोल रहा हो तो तेरा बेटा कल का दिन नहीं देखेगा। ये मैंने उसके मुंह पे बोल दिया। तो फिर उसने एक्सेप्ट किया सर ये बात। अच्छा। फ्रेंड ने हाँ बोले हाँ मैंने दिया था। तो मैंने बोला तूने ऐसा क्यों किया? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यानी वो मिडिल क्लास फैमिली से था, भगवान के आशीर्वाद से मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, तो मैंने उसको कभी दूजा भाव नहीं रखा। मेरे पहले से मानना था कि पैसे से दोस्ती नहीं होती, एक बॉन्डिंग रहनी चाहिए तो फ्रेंडशिप अच्छी रहती। पर उसके माइंड में कुछ अलग थॉट्स थे। तो मैंने बोला कि तेरे बीवी ने कहाँ से लाया? तो उसके बोले मायके से लाया था। तो सर देखो जो 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 यानी मायके से उसने मेरे लिए बना के लाया था, वही यानी मायके में उसके बेटे को खिलाया गया। जी, वही चीज है ना, कर्मा रिटर्न वाली बात हो गई ना फिर। हाँ, कर्मा रिटर्न वाली। तो फिर उसने एक्सेप्ट किया। तो बोले सारंग मेरे को माफ कर दे। मैंने बोला मैं तेरे को माफ कर दिया, तो तूने मेरे को जीवन की एक सीख दी कि कभी किसी पे विश्वास मत करना। मेरे जैसा दोस्त यदि तेरे को धोखा दे सकता तो जीवन में तेरे साथ में फिर बाकी के लोग तो मेरे बात के फ्रेंड्स है ना सर। ये मेरा सबसे पहला फ्रेंड था जी। तो चलो वो एक चीज निकल गई। फिर मेरे को वो हो गया। फिर 8-10 दिन के बाद में फिर मेरे को तकलीफ शुरू हो गई। ये बात क्या हो रही, क्या नहीं, एक एक चीज निकल रही, इतनी चीजें निकल गई। तो फिर मैंने है ना, जैसे मेरे एक रिश्तेदार है जबलपुर में, थोड़े दूर के हैं, तो उनको मैंने ऐसे फोन किया। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। मेरे को बोला यार ऐसी तकलीफ हो रही है। तो बोले क्या महसूस होता? तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं। तो बोले तो ठीक है, बोले तू जबलपुर आ सकता क्या? मैंने बोला यार मेरी कंडीशन तो अभी जबलपुर आने की नहीं है, तो मैं थोड़ा अच्छा लगा तो आऊंगा। बोले घर वालों को लेके आ। मैंने बोला मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है। तो फिर वो भी थोड़ा समझ गया। तो बोले ठीक है, मैं बोले पहले वो आदमी से बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरा फोटो बुलाया, तो वहां पे देखा, फिर मेरे से फोन पे बात की। आपने सर गाँव का नाम भी बता देता हूँ आपको। चलो, वो आपने सुना क्या मंडला जबलपुर? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शायद सुना हो मे बी। हाँ हाँ, तो वो बहुत फेमस है वहाँ पे, मुझे भी बाद में पता चला। जी। तो वो ना फिर वहाँ के लोग थे, तो फिर इन्होंने बोला कि तुम आ जाओ। तो सर मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मैंने कैसी पैकिंग की, कैसा ट्रेन का टिकट बुक किया, कैसा सो के गया, क्या किया, मेरे को मेरा ही पता। और अकेला ही था, कोई नहीं था मेरे साथ। तो चलो मैं जबलपुर स्टेशन पहुंच गया, इनको फोन किया, फिर ये मेरे को लेने के लिए आए। फिर इनके घर पे गया तो बोले आंखें क्यों ऐसी होगी, तेरी हालत क्यों ऐसी होगी? मैंने बोला पूछो। सर दर्द भी हो रहा था उस समय बहुत ज्यादा। अरे बहुत। बोले तो यानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन पे उतरने के बाद में मेरे को यानी मैं किसी से पूछ भी नहीं रहा कि कहाँ जाना है, प्लेटफॉर्म के बाहर कैसे निकलूं, क्या निकलूं। यानी इतना ट्रैवलिंग करने वाला पर्सन, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई स्टेशन से बाहर कैसे निकलना है। इतना ब्लॉक कर दिया था मेरे को उस एनर्जी ने। तो फिर मैं कैसे कैसे बाहर निकला। फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला, उनको फोन किया, बोले वो आ गया। बोले बच्चा तो मैं कब आऊँ? तो बोले आ गया है। तो बोले अभी आ जाओ, बोले आप 12-1 बजे। फिर वहां से वो आई थिंक 60-65 किलोमीटर था। तो उनके कार में बैठा के वो मेरे को लेके गए वहां पे। तो उन्होंने मेरे को देखते से बोला, बोले मुझे आप सबसे पहले बताओ कि आपके साथ कौन आया अमरावती से? तो बोले फिर तो मैंने बोला मेरे साथ में तो बोला कोई नहीं है। तो बोले आप अकेले आए, ये बात सोचने जैसी है। मैंने बोला कोई है नहीं। तो भाई नहीं है, कोई है नहीं बोला, तो इसलिए मैं अकेला आ गया। तो बोले आपका तो इतना भयानक काम किया हुआ है। बोले कि तो बोले तो इतना तो हमने आज तक, वो भी यहाँ लेडी और आदमी था, वो भी 55 की उम्र थी उनकी, और 20 साल की उम्र में उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। तो उनको भी देख के ये लगा, एमपी के लोग, कि इतना भयानक विद्या कैसा कोई किस पे यानी कर सकता है। उनका बोलना है कि अघोरी विद्या की एक्सट्रीम लेवल ही है। अच्छा। हाँ, कि उससे त्रिशूल भी डाला गया है बोले। और ऑलरेडी सर मैंने एक त्रिशूल मैंने देखा हुआ था जी। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि उसमें त्रिशूल का भी इस्तेमाल किया गया है और महाकाल की विधि है बोले पूरी। तो फिर मैंने बोला फिर आप क्या कर सकते? तो बोले हमको आपके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बोले आपकी जान को धोखा है। तो फिर मैंने बोला फिर जाएंगे हम। तो फिर बोले आप बोले टिकट बनवा लो। तो फिर मैंने टिकट बनवाई, तो 3 दिन बाद की वहां से टिकट मिली। तो उन लोगों को लेके हम महाराष्ट्र आए इधर।
महाराष्ट्र में आने के बाद में फिर उनको घर में रखा। फिर तो मेरे घर वालों को बोला कि इनको खाना वाना आपको खिलाना है। तो घर वालों को भी खाना बनाने की जरूरत है ही नहीं, अब सब मेड वेड है, सब कुक वगैरह है, तो वही सब बनाते हैं। तो फिर वो उन्होंने यानी पूरा हाथ ही निकाल दिया था। तो फिर मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को थोड़ा खाना वाना खिला देना। तो ठीक है बोले। तो इन लोगों ने वो खाने की अरेंजमेंट किया, उनके रहने की अरेंजमेंट किया। तो वो सर 8 दिन घर पे रहे। 8 दिन में उन्होंने वो 4 लोग थे वो। तो 4 लोगों ने अलग अलग पूजा उनकी पूरी रखी। एक कमरा दे दिया था उनको, और उन्होंने उनकी पूजा से पहले बहुत सी चीजें उनके कंट्रोल में की। और बस घर में से सर वो गड्ढा कर रहे, चीज निकाल रहे, और ऐसी ऐसी चीजें निकाली सर उन्होंने कि यानी सोचने जैसी बात है कि वो भी शौक हो गए। मैंने तो देखा ही नहीं था, मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही देखा था, जो मैंने अपनी आंखों से जो मेरे इसमें निकला वही देखा था। तो इतने सिक्के निकल रहे, कौड़ियां निकल रही, गुड़िया निकल रही, पोटलियां निकल रही, और एक एक बाहर से एक गुड्डी निकाली। वो तो उसकी तो एक यानी जो 15-16 इंच की सर गुड़िया थी वो, जो बाहर से निकाली थी, 15-16 इंच जी। तो ये सब चीजें उन्होंने निकाली, जला रहे। तो फिर मैंने बोला ये चीजें, ये तो बोला घर में से निकाली चीजें, ये कहाँ से आ गई? तो बोले ये है जो निकाला गया, वो तो गया बोले, पर ये था। तो फिर उनको है ना फिर वो इसको ये बात मैंने आपको बताई, ये 3 दिन में हो गया। फिर चौथे दिन उनको एक बड़ा सा रॉड दिखा। वो गाँव का यानी शहर का जो एक शिव रहता है ना, वो शिव के कॉर्नर में उनको सब रॉड दिखा। तो मेरे को बोले ऐसी ऐसी बात दिख रही है। तो मैंने बोला चलो हम चलते। तो बोले रात के समय जाना पड़ेगा। तो फिर हम गए वहां पे गए। तो सर उन्होंने वहां पे 10-15 मिनट उनकी विद्या वगैरह की, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगी थी वो जगह। वहां से उन्होंने खोद के निकाला। तो घुटने से लेके तो अपना जो पैर का पंजा रहता है, उतना आदमी का रॉड था पूरा जी। पूरा रॉड निकाला, उन्होंने को दिखाया हाथ में। तो इतना बड़ा रॉड देख के, व्हाइट रॉड एकदम। तो मैं भी देखी, मैंने ये क्या है? तो बोले ये उन्होंने मुझे बोला था तेली मशान है बोले। ये मेरे को अभी भी उनके वर्ड याद आते हैं। तेली मशान की ये विद्या है बोले। इसमें ये इतनी भयानक रहती है बोले, इसको बनाने में 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो फिर मैं तो जैसे सर उन्होंने निकाला ना, तो वो इंसान ने उल्टी शुरू कर दी। मुझे कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने निकाला जी। तो फिर मैं भी डर गया। मैंने बोला भैया आपकी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया। तो मैंने वो रॉड हाथ में लेने की कोशिश कर रहा, उनके हाथ का रॉड। तो बोला अरे इसको हाथ मत लगाना। तो मैंने बोला फिर अभी? तो बोले कुछ नहीं होता, उल्टी कर रहे मैं गाड़ी चला रहा। उन्होंने उनको भी सूझाने तो उन्होंने वो रॉड है मेरे पीछे से पीठ को ऐसा टच कर दिया, नहीं तो वो नीचे गिर जाता था रॉड। तो जैसे मेरे इसको टच किया ना, तो ऐसा बिजली का झटका लगे जैसा झटका लगा मेरे को। तो मैंने उनको बोला भैया ये हटाओ, बोला ये मेरे को मार देगा। तो उनको भी सूझ नहीं थी। तो मैं थोड़ा आगे खिसक गया। तो एकदम 2 व्हीलर की एकदम कॉर्नर पे बैठ के मैं गाड़ी धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। फिर मैं समझ गया, मैंने बोला, तो उस समय ठंडकाले का समय था, मैंने बोला इतना आगे लेके जाऊंगा तो ये रॉड यदि मेरे को टच हो जाएगा और हैंडल कभी इधर उधर गया गाड़ी का, तो एक्सीडेंट हो सकता। उधर से आगे का रोड हाईवे था। तो फिर मैंने वहीं पे गाड़ी रुकाई, लकड़ियाँ और डीजल हमने साथ में लिया था। वहीं पे मैं फिर और वो लकड़ियाँ लगा के वो रॉड उन्होंने उसमें डाल दिया। फिर लोग आके पूछने लगे, रेसिडेंशियल प्लेस था, कि आपने यहाँ पे क्यों जलाया? तो मैंने बोला अरे ये भैया की तबीयत खराब है। उनकी चेहरा भी वैसे ही हो गया था, उल्टी से पूरा बॉडी पे उल्टी हो गई थी। उनकी तबीयत खराब है, उनको ठंड लग रही है, तो इसलिए हमने थोड़ा हाथ सेकने के लिए किया है। तो बोले ठीक है, वो भी निकल गए। तो फिर वो बोले, और फिर उन्होंने मुँह में पानी वानी मारा। फिर उनको थोड़ा ठीक लगा। तो मुझे बोले कि ये जलने के बाद में ध्यान रखना कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो फिर मैं देखते रहा, उसको जलने के लिए 1 घंटा लग गया पूरा। 1 घंटे बाद ऊपर की परत जली, फिर जाके नीचे के जो था उसके अंदर जो भरा हुआ था, वो जो नली थी, वो नली में जो भरा हुआ था वो चीजें दिखी। तो सर उसमें यानी कम से कम एक लाइन से 50 के ऊपर सिक्के थे। अच्छा। पूरे सिक्के काले, उसमें यानी 54, 58, 10 पैसे, 5 पैसे, 1 रुपया, ऐसे यानी खड़कू, यानी ऐसा जो भी जो करंट में जो चीजें जो मार्केट में आई कॉइन्स, वो नहीं थे, सब ओल्ड थे।
तो फिर वो निकल रहे उसमें से, फिर बाल की स्मेल आ रही। मैंने उनको एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, ये देखो बाल भी है, इतने इतने कॉइन्स है। वो ये बोला कि बिला भी निकल रहे, ये निकल रहा है। उन्हें ना अलग ही है ना ऐसे जड़ी बूटियां टाइप चीजें निकली सर उसमें। और है ना एक चीज ऐसी थी कि वो नली के अंदर एक हरा झाड़ था। वो देख के मेरे को भी अजीब लगा कि ये झाड़ जिंदा कैसे है, जैसे कोई ऐसी जड़ी बूटी का कोई झाड़ है। वो झाड़ को यदि वो नली में यदि डाल दिया तो झाड़ ने मर जाना चाहिए ना जी। तो वो हरा ही था, यानी वो जागृति थी। वो बोले जागृति है। तो फिर वो सब चीजें निकली और बहुत सी चीजें थी, अभी मेरे को इतना याद भी नहीं आ रहा, 2 साल पहले की बात है। उसके बाद में भी बहुत सी चीजें निकली। तो फिर वो जला दिया। फिर वो बोले अभी हो गया बोले। तो फिर मेरे को अभी आपको कैसे लग रहा है? तो मैंने बोला नहीं, मेरे को तो तबीयत तो मेरी यही लग रही है, गड़बड़ी लग रहा है माइंड में या बॉडी में। तो बोले हमारे हिसाब से तो हो गया। तो बोले हो सकता, बोले आपको इसको ठीक होने के लिए 15-20 दिन लगेंगे, थोड़ा वीकनेस वगैरह है, इन सब चीजें, इतनी भयानक चीजें थी। तो उस समय सर उन्होंने समझो 11 बकरे के पैसे लिए थे मेरे से। कितने? 11 जी। तो 11 बकरे के पैसे लेके फिर मैंने मेरे रिश्तेदार को बोला था कि आप जाना, जो वो पूजा देंगे। तो आश्चर्य की बात है, उन्होंने 11 बकरे दिए। नहीं तो बहुत से लोग पैसे लेके देते नहीं है, जैसे उनको कुछ एक लगा तो 11 बोल देते, ऐसे भी चीजें होती है ना। तो पर उन्होंने दिया। तो फिर जैसे उस समय में आई थिंक 2.5 लाख रुपए के आसपास मेरे को खर्च आया था। तो फिर वो हो गया। फिर मेरे को फिर से ना तकलीफ शुरू हो गई। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला ऐसी बात है, फिर तकलीफ हो रही। तो उसमें से 4 आदमी में से एक आदमी को कुछ चीजें और दिखने लग गई। तो फिर मैंने बोला भैया आप तो बोल रहे थे सब हो गया। तो बोले मैं क्या करूँ, उसमें छापन थी बोले, यानी उन चीजों पे काली छाव छोड़ी हुई है। अच्छा। कि वो दिखना नहीं चाहिए किसी को, यानी बनाने वाले ने बहुत शिद्दत से बनाया है बोले इसको, अपनी पूरा टाइम लगा के पूरे गट्स जो भी है पूरे यूज करके, जितना भी पावर था पूरा झोंक दिया पुलिस ने उसने, जिसने बनाया। तो फिर मैंने बोला अब तो बोले अब आप मत आओ, आप हमारी टिकट बनवा दो और व्हाट्सएप कर दो, अब हम आ जाएंगे। और हमको पता है बोले अभी कहाँ उतरना है, क्या करना है। तो फिर मैंने उनकी टिकट वगैरह बनवा दी। वो लोग आ गए, स्टेशन पे आए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपको लेने के लिए। मैं ही गया उनको लेने के लिए। फिर कोई नहीं था मेरे यानी वो 4 में से 2 लोग आए, मैं आए। फिर आते से फिर उन्होंने पैर पे पानी लिया और डायरेक्ट घुसना शुरू कर दिया घर में। यानी उन्होंने चाय भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया जी। तो मैंने उनको पूछ रहा, मैंने बोला भैया पहले पानी। नहीं बोला कुछ भी, बोला दूर सर को बोले आप। यानी वो जब ट्रेन सब में जब बैठे ना तो उन्होंने उनकी प्रोसेस शुरू कर दी थी, जो भी उनको पढ़ना है, जो भी उनकी जो प्रोसेस होंगी वो। तो आते से उन्होंने डायरेक्ट काम ही किया जी। तो उस समय उन्होंने एक पोटली निकाली, वो पोटली के अंदर राई थी पीली और अपना उड़द थी। उसके बाद में वो पोटली के अंदर एक है ना गुड़िया बानी थी, और वो गुड़िया के साथ में सब चीजें थी। उसके बाद में उसमें शेर की हड्डी थी और एक सिक्का था और बाल थे, ये सब चीजें वो पोटली में थे। और वो सब चीजें नीचे रख के उसके ऊपर गुड़िया को सुला के और वो पूरा कपड़े में लपेट के उसने वो घर में डाल दिया था। तो उन्होंने वो निकाला। तो मैंने बोला अब? तो बोले हाँ उसमें 3 चीजें और निकले सर। उसमें 3 रुद्राक्ष निकले थे। अच्छा। हाँ अभी मेरे को याद आया। फिर मैंने बोला बाहर क्या है? तो बोले बाहर बस स्टैंड है। मैंने बोला हाँ। मैंने आपको कैसे पता बस स्टैंड है? तो बोले हमको पता रहने की जरूरत नहीं है, जो जगह मेरे को दिख रही है बस वो जगह मेरे को बताओ कि बस स्टैंड है। मैंने बोला हाँ, उसके पीछे जाना है। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग गए बस स्टैंड पे, पीछे गए, मेरे सामने वो इंसान ने खोद के निकाला। वहां पे भी सर सेम चीज निकली, खाली गुड़िया छोड़ के। 2 रुद्राक्ष निकले, एक सिक्का और वहां पे सिंदूर ऐसा था जैसे मूर्ति के पैर का जो सिंदूर निकलते ना जी, उस टाइप का सिंदूर था उसमें। तो फिर वो निकाला, फिर घर का घर में जलाया, बाहर का बाहर जला दिया।
तो हो गया। तो मैंने उनको, फिर हम आए, हमको आ गया रात में आने के लिए घर में 2 बज गए। फिर 2 बजे हम लोग नहाए, उन्होंने 2 बजे खाना खाया। वो बोले नहीं, हम जो काम करने के लिए आए बोले तो हमको हमारा काम करने दो, खाने वाने की चिंता नहीं है। फिर हम सब साथ में बैठे, हमने खाना खाया, वो अपने कमरे में सो गए, मैं अपने कमरे में आ गया। तो फिर दूसरे दिन मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को बोले अभी कैसा लग रहा है? तो बोले, मैंने बोला अभी ठीक लग रहा है। तो बोले अभी दिमाग से बहम निकाल दो, अभी हो गया बोले ये सब। फिर उन्होंने उतारा करके साथ में लेके गए, मैंने उनका जाने का टिकट बनवा दिया, वो निकल गए। निकलने के बाद 10-15 दिन हो गए, फिर मेरे को तकलीफ शुरू हो गई। तो मेरे को इतना, यानी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना घूम रहा हूँ, इतने लोग मिल रहे हैं, हर व्यक्ति निकाल रहा है। और सर एक बात मुझे थोड़ा ये लगता है कि एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया जो यूजलेस रहा जी। हर व्यक्ति ने मेरा काम किया, और हर व्यक्ति ने जो पैसे लिए तो उतना काम करके दिया। नहीं तो इन चीजों में है ना, इंसान भटकता ही भटकता, पर मैं भटका नहीं। तो फिर मैंने उनको फोन किया, ऐसी ऐसी बात है। तो बोले अभी भी तकलीफ हो रही है? हाँ। तो बोले ठीक है, हम रात में देखेंगे। फिर उनको दूसरे दिन फोन किया, तो बोले देखो भैया, अभी हमारे हिसाब से तो हो गया, हमको आगे की चीजें बोले नहीं दिख रही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई इलाज नहीं है। तो मैंने बोला, फिर मेरे को तकलीफ क्यों हो रही है? तो बोले मैं तो नहीं बता सकता अभी, बोले मेरे हिसाब से तो हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को ऐसा कुछ रात में फोन करूंगा। तो ओके बोले, उन्होंने रख दिया फोन। फिर मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तो फिर मेरे को है ना, फिर एक सपने के माध्यम से एक रास्ता बताया गया। तो फिर मैं सुबह उठा और नहा धो के, खाना मैंने कुछ खाया भी नहीं घर पे, मैं वैसे निकल गया। बरोबर मुझे जो ड्रीम में जो रास्ता बताया गया, मैं वो रास्ते से जाते बरोबर वो उस जगह तक पहुंच गया। और वो इंसान का फेस मुझे बिल्कुल क्लियर बता दिया था। वो इंसान ने टोपी पहनी है, ऐसी दाढ़ी रखता है, ऐसी आंखें, सब बता दिया था, कैसे कपड़े पहनता है। और इंसान को मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो फिर मैं उनके पास गया, तो उनको बोला कि मेरी तबीयत ऐसी। उन्होंने भी मुझे वही पूछा कि आपको मेरा एड्रेस किसने दिया? तो उनको भी मैंने वही बोला कि मैंने बोला मेरे को किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं आ गया आपके पास। तो बोले ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके 3 महीने बचे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला क्या? तो बोले मारण क्रिया करी गई है, बोले आपकी 4 अंडरवेयर आपके घर से गायब हुई है। अच्छा। मैंने बोला कब? तो बोले बहुत पहले। तो बोले जब कोई चीज में निकालूंगा तो आप आपके अंडरवेयर पहचानेंगे क्या? मैंने बोला मुझे पता है, मैं अभी क्या पहनता था, पहले क्या पहनता था। तो बोले ठीक है, ये आप पहचानते हो तो मैं आपको आपकी चीज बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने बोला फिर मैं बोला उन्होंने मुझे ना सर 72 दिन बोले थे। अच्छा। जो 72 डेज बताए थे, बाकी है। और बोले अभी जो आपको तकलीफ हो रही है, बोले अंतिम तकलीफ है, यानी धीरे धीरे जब ये एक दिन पे आ जाएगा, तो जैसा एक दिन खत्म हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे, यानी पूरा बोले वो पक चुका है। अच्छा। तो मैंने बोला फिर कैसे? तो मैं जहाँ गया था वहां से जो ठिकाना है मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ, वो है समझो 150 किलोमीटर, 120-150 किलोमीटर आसपास। तो फिर मैंने बोला भैया फिर अभी देखो, यदि आपसे मैं सही बताता हूँ तो मेरे को डर नहीं लगा। मैंने उनको मैं बहुत रिलैक्स था, मेरे को लगा मरना ही है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ आपके, मेरी मरना ही है आज नहीं तो कल, पर डरना नहीं है। बस जो भगवान रास्ता बताए आप चलते जाओ। निकलना है तो निकलेंगे, मरना है मरेंगे, जीना है जिएंगे। तो उनको मैंने रिलैक्स मोड से ही बोला। मैंने बोला भैया फिर आप इसको कर सकते क्या? तो बोले मैं बोले कर सकता हूँ, पर इसको खर्चा आएगा, बोले आप अफोर्ड कर पाएंगे क्या? मैं भी है ना सर, वैसे तांत्रिक लोगों को मिलने जाता था ना, तो बहुत सादे एकदम सिंपल बन के जाता था जी, एकदम पुराने कपड़े की, ज्यादा पैसे की डिमांड ना हो। तो फिर बोले ठीक है। मैंने बोला कितना खर्च आएगा? तो बोले इसको 70,000 रुपये खर्च आएगा। तो मैंने बोला 70,000 ठीक है, मैंने उसको पहले इसमें बोल दिया हाँ। तो बोले उनको लग गया कि लड़का तो बहुत भयंकर स्थिति में दिख रहा था, पैसे कहाँ से लाएगा? तो मुझे बोले, मैंने नहीं मैं इधर से कुछ लोन वोन ले लूंगा दोस्तों से, मैं कुछ ऐसा मैं दूंगा। बोला आपको चिंता मत करो, पर बोला काम होने के बाद में दूंगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप मुझे खाली 5,000 रुपीज दे दो, मुझे कोई जड़ी बूटी खरीदनी है, बाकी की चीजें बाद में देना। तो मैंने उनको 5,000 रुपए दे दिए, उन्होंने वो जड़ी बूटी खरीदी जो भी उन्होंने लेना था। तो आप जाओ, बोले मैं आपको 2 दिन बाद फोन करूंगा। तो 2 दिन बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे 5,000 गए, मैं आपको सच बताता हूँ जी। तो फिर उनका 2 दिन बाद में मेरा बिल्कुल फोन आया, तो बोले मैं कल निकल रहा हूँ आपके घर पे आने के लिए।
मैंने बोला ठीक है। तो आए वो बरोबर, मैं उन्होंने मेरे को बताया, मैं बस स्टैंड पे गया उनको लेने के लिए। वो आगे घर पे आए, मैंने बोला पानी चाय कुछ नहीं पिया, ऐसा करो बोले अपन अभी थोड़ा दिन ढलने का इंतजार करना है, क्योंकि दिन ढलने के बाद नहीं वो काम होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मारण विद्या की क्या की थी सर, मेरी अंडरवेयर का यूज करके मेरी एक गुड़िया बनाई थी, जो गुड़िया में मेरी अंडरवेयर थी जी। और वो गुड़िया में सर यानी गुड़िया दिख ही नहीं रही थी। जब वो निकाला ना उन्होंने, तब ओनली सुइया दिख रही थी उसमें। अच्छा। कम से कम 200 से ऊपर सुई होंगी उसमें, एक गुड़िया में, यानी पूरा छेद दिया था, शरीर का हर पार्ट छेद दिया था। और वो गुड़िया सर उन्होंने कैसे निकाली, उनकी विद्या भी थोड़ी डिफरेंट थी, मैंने भी पहली बार देखी थी। वो स्मशान में, पर उन्होंने मुझे बोला कि हम उसको आपके घर में नहीं निकाल सकते और स्मशान में भी नहीं निकाल सकते, हमको ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे रात के समय में कोई ना आए। तो मैंने बोला फिर मेरा खेत है। तो बोले कितना दूर है? मैंने बोला 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो बोले ठीक है। तो हम लोग सर खेत में गए। उन्होंने उनकी यानी क्या उनके पास विद्या थी मुझे नहीं समझा, परंतु उन्होंने अपने कपड़े उतारे और अंडरवेयर पे वो मेरे को उन्होंने उनके हाथ दिखाए। पहले बेटा मेरे हाथ देख लो, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरा पूरे कपड़े यहाँ पड़े। हाँ ठीक है। वो गए, जब वो गए ना तो सीटी कैसे मारता है कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जी, पर सीटी का आवाज जैसे वो निकले ना, सीटी का आवाज आना शुरू हो गई इतने रात में। वो सीटी कंटिन्यूसली 5 मिनट घूमी, वो आदमी और सीटी, और उन्होंने दोनों भी हाथ में वो चीज निकाल के लेके आ गए। तो मैंने बोला ये चीज आपने कैसे लाई? तो ये हमारी विधि है, उन्होंने बोला ये हमारी विधि है। वो चीज सर देख के लग रहा था कि 10-15 साल पुरानी ये चीज दबाई हुई है, यानी कपड़ा वो सड़ते हुए आ गया था पूरा जी। वो निकाली तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने दिखाओ, नहीं बोला अभी नहीं, आप तुरंत लकड़ी लगाओ और इसको बोले अपने डीजल डाल के पहले आग लगा दो, बाद में देखना, क्योंकि इसको कभी मैं नीचे रखा और कभी एक बार मेरे हाथ से छूट गई तो बोले ये फिर मैंने इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने डाल दी। तो उसके बाद में फिर डालने के बाद में मैंने देखा, वो जलने के बाद में सर वो जैसे डाला ना तो वो जॉकी का बेल्ट ही दिखा मेरे को उससे सीधा वो डॉल पे जी। मैंने व्हाइट कलर के अंडरवेयर, मेरे को पता था मैं उस समय क्या पहनता था क्या नहीं, वही अंडरवेयर निकली, इतनी पुरानी चीज। और वो निकलने के बाद में फिर ऐसा वो जलने के लिए भी 1-1.5 घंटा लगा। फिर वो उन्होंने पूरा अपने हाथ से जमा किया और नदी में डाल दिया आते आते। तो फिर मैंने बोला भैया अभी तो रात में, बोला 3 बज गए थे। तो बोला अभी तो, बोला आपको घर पे चलो, बोला हम खाना वाना खाएंगे और फिर आराम करके सुबह जाना पड़ेगा। तो बोले हम किसी के यहाँ पे रुकते नहीं। तो बोले मैं तो आपके घर पे रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग अपन ने जो भी काम किया ना, बोले तो हमारा रूल है कि हम वही घर में ऐसा काम होने के बाद में, मैंने काम करने के बाद में हम हमारी जगह पे जाते हैं, जो हमारी जगह है जहाँ से हम हमारी विधि करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे जा सकते हैं, हम अभी आपके घर पे नहीं आ पाएंगे। तो फिर मैं उनको अकेला नहीं अपना छोड़ पाया ना। तो फिर हम वो नदी में डाल के फिर से हम हमारे खेत में गए और रात भर हम वहीं रहे, वो भैया और मैं जी। फिर सुबह हुई, फिर सुबह होते से फिर मैंने उनको बस स्टैंड पे छोड़ा, फिर उनको बिठा दिया, तो उन्होंने उस बस स्टैंड पे चाय वगैरह पी, फिर वो निकल गए। फिर उन्होंने बोला था कि पैसे वगैरह साथ में लेके आना, तो मैं पैसे से साथ में लेके चले गया। तो उधर उनको पैसे दिए, वो निकल गए, उन्होंने भी काम करके दिया। तो फिर मैंने बोला अब मेरे जान को कोई धोखा है क्या? तो बोले अब आपकी, बोले यदि आप 72 दिन यदि लेट होते थे तो फिर आपकी मौत बोले तय थी, भगवान की इच्छा नहीं थी कि आप मरना चाहिए, इसलिए आप मेरे तक पहुंच गए जी। मैंने बोला ठीक है। तो मुझे फिर अच्छा लगा, मैंने बोला मैंने 2-4 दिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, माइंड भी फ्रेश हो रहा। मैंने बोला चलो यार हो गया लगता अभी, अरे काय का हो गया। फिर होने के बाद में 15-20 दिन अच्छा लगा, फिर मेरे को तकलीफ शुरू हो गई, फिर वही डिप्रेशन। और सर मुझे है ना बात में ये 1.5 साल में एक दिक्कत ऐसी होने लगी कि मेरे है ना कंधे पे कोई व्यक्ति बैठता था आके, नहीं सबसे पहले सिर पे बैठता था, फिर सिर से उतरता था कंधे पे बैठता था, कंधे से उतरता था कमर पे बैठता था, घुटने पे बैठता था, पहुंचे पे बैठता था, फिर ऊपर चढ़ता था, कॉन्टिन्यूसली शुरू रहता था ये जी।
तो मेरी चलने की भी हालत नहीं रहती थी, बहुत मेरे को वीकनेस आ गई। तो फिर मैंने बोला मैं क्या करूं क्या करूं। तो फिर मुझे एक ड्रीम के माध्यम से 3-4 महीने बाद में ऊपर वाले ने फिर एक रास्ता बताया। तो वो रास्ता था, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से 25 किलोमीटर पे। और मुझे ना सर व्यक्ति दिखाया, भगवान ने मुझे व्यक्ति दिखा देते थे और रास्ता दिखा देते थे। बस वो रास्ते से निकलते 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 फिर अंदर से फील होना शुरू हो जाता था कि ये चीज आ गई, ये जगह आ गई। ऐसे वो मुझे भी नहीं समझा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे फीलिंग्स आती थी, क्या आती थी। तो फिर बरोबर मुझे वो व्यक्ति मिला, वो जो जगह पे मैं पहुंचा वो व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति दिखा, उनसे बात की। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि जहाँ आप रहते वहां के तीनों भी स्मशान बांधे हैं। अच्छा। और तीनों भी स्मशान में गुड़िया डाली है और तीनों भी अघोरी माध्यम से किया हुआ है और तीनों इसमें MC पीरियड का कपड़ा यूज किया गया है। तो मैं उनको बोला भैया, बोला मैं थक गया, बोला ये क्या है, निकल ही रहा निकल। वो भी हंसने लग गए, उनको थोड़ा पीछे का दिख गया कि क्या क्या निकला हुआ है। तो हर व्यक्ति ने मुझे यही बोला कि आप जिंदा कैसे हो। तो मैं एक ही जवाब देता था, बस भगवान का आशीर्वाद है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं चल रहा हूँ, जब तक चलता है जब तक चलूंगा, जिस दिन सांसें रुक जाएंगे उस दिन रुक जाएगा सबका। उनको भी मैंने वही बोला। तो बोले इसको करना जरूरी है क्योंकि ये चीज अभी बोले भर रही है, यानी उसका समय भरते भरते आ रहा है। तो फिर मैंने बोला मेरे घर में क्या है। तो बोले तुम्हारे घर में आग की 4 पोटलियां डाली है बोले, और चारों पोटलियों में बोले हड्डी है, सिक्का है, जड़ है, सिंदूर है, अघोरी की राख है और त्रिशूल है, चारों पोटली में। जी। तो मैंने बोला ये चारों पोटली में तो मैं वो त्रिशूल ऑलरेडी मैंने देखा था, तो मैं तो उनको ये नहीं कर पाया ना कि ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है त्रिशूल। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है इसको निकालना कैसा। बोले इसको 3 लाख रुपए खर्च आएगा आपको। तो मैंने बोला आप पर काम होना चाहिए। पर उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप दे पाएंगे क्या। तो मैंने बोला मेरे पास तो नहीं है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन तो काफी वीक हो चुका है, पर बोला मैं इधर उधर से करके आपको कर्ज करके दे दूंगा, बट मेरे से ईमानदारी से रहना आपने। यानी कैसा है, मैं इधर उधर से कर्जा करूंगा, पहले ही मरा हुआ हूँ, और आप यदि मेरे को पैसे लेके यदि मेरा काम नहीं होगा तो मैं और मर जाऊंगा। तो नहीं बोले हम काम करके देंगे, पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि अभी आप मेरे को खाली 1100 रुपए दे दो। अच्छा। और बाकी पैसे काम होने के बाद देना। ठीक। तो फिर मुझे विश्वास हुआ। मुझे क्या लगा कि मैंने बोला ये अभी मांगेगा पैसे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 1100 रुपए उनको निकाल के दिए। वो बोले हम ये भी नहीं लेते थे आपसे, पर बोले एक शुरुआत दक्षिणा बोल के हम लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने उनकी विधि की, मेरे को 8 दिन बोला, 8 दिन आपको तो हमको 8 दिन के बाद में हम आएंगे और बाद में आपकी जो भी चीजें आपके आंखों के सामने निकाल के देंगे। जी। कितना रह गया आपका ये एक्सपीरियंस जो है? एक्सपीरियंस तो सर अभी वो आधा घंटा लगेगा। अच्छा, और लगेगा? हाँ, और यानी मैं इतना पार्ट बोल के खत्म कर देता हूँ। अच्छा। फिर आगे का हो सकता है बाद में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मेरी जर्नी बहुत लॉन्ग है। आपके जो मैंने वीडियोस देखे थे ना, हाँ जी। तो वो वीडियोस देख के मुझे लगा कि यार मैंने भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों में इतने फ्रस्ट्रेट है। जी। तो मैंने एक्सट्रीम देखा तो मैंने तो मर जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो फिर ये लोग आए। फिर इन्होंने बोला कि बोले अभी अपने बोले 3 स्मशान जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक इस्लामिक है बोले, एक बोले जहाँ पे कुछ रहता है ना कि हिंदू लोगों में भी मट्टी दी जाती, जी जी। और एक अपना जलाने का रहता है। तो तीनों स्मशान बांधे। तो फिर हम रात में 1 बजे निकले। तो सर वो बरोबर वो लोग जगह पे गए, उन्होंने ऊँटें निकाली, गुट्टी के साथ में पोटली निकाली, सिक्के निकाली, बीबी निकाली, अब कौड़ियाँ निकाली। मैं देख ही रहा सब चीजें। वो एक पोटली में ले लिया, एक्टिवा के डिक्की में डाल दिया, चलो आगे। फिर दूसरे स्मशान में गए, सेम चीजें निकली। फिर हम तीसरे स्मशान में गए, सेम चीज निकली। फिर वहां से हम गांव के यानी शिव पे गए, तो वहां पे भी एक ऐसी पोटली और एक ऐसी गुट्टी ही बोलेंगे अपन उसको, यानी वहां पे ऐसा मरने के बाद कैसे अपन पैर को बांधते,
अंगूठा बांधते, कमर बांधते, सब बांध के रखते, यानी बॉडी हिलना नहीं चाहिए। वो हिसाब से वो उसको पूरा बांधा हुआ था। तो वो उन्होंने निकाला। फिर मुझे बोले कि ये अपने को पहले जलाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम आपके घर का करेंगे। तो फिर है ना, रात में 3 बज गए थे। अब थोड़ा मेरे एरिया में पुलिस स्टेशन गिरता है, तो मैंने बोला चलो, एक ब्रिज था बड़ा, वो ब्रिज के नीचे फिर हमने लकड़ी लगा दी और चीजें डाल दी। तो मेरी हालत बहुत खराब हुई थी। वो जब चीजें निकली ना, तो मैं खुद को ही पता मेरे को कि मेरे को क्या हो रहा था। तो फिर वो हमने जला दिया। फिर वहां पे बच गए 4, मैंने जलते जलते पूरा। फिर उसको लाके हमने है ना नदी में डाली। फिर उन लोगों को लेके मैं घर पे आया। फिर घर पे आने के बाद में वो खाली भैया एक पोटली निकाल पाए 4 में से। अच्छा। एक उन्होंने बोला कि चारों दिख रही है, पर निकाली तो तुम्हारी जान जाती। तो मैंने बोला फिर कैसा? तो बोले हम रुक के निकालेंगे। तो मैंने बोला भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि बोला मेरी फाइनेंशियल, वो कैसे घर वर देख के उनको लगा क्या और पैसे अपन ले सकते इससे। तो मैंने उनको बोला मैं भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले हमको पैसे नहीं चाहिए। बोले नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो घर देख के पैसे मांग सकते हो जी। तो नहीं, बोले भैया हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, पर आप बोलते हुए तो हम निकाल देते, पर आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो मैंने बोला नहीं, फिर रुक जाओ। तो उन्होंने एक चीज निकाली, उसको जला दिया। अभी 3 चीज बाकी है बोले, और हम निकाल के देंगे, और वो 3 चीज निकालने के बाद में आपको पूरा अमाउंट देना है। देखो उनकी ईमानदारी उतनी उन्होंने अच्छे से रखी सर। यानी उन्होंने ये भी नहीं बोला कि 50% दे दो, पर उन्होंने मुझे इतनी ना एक धमकी दी थी कि यदि आपने हमारे पैसे देने में आनाकानी की तो हम सीधा कर सकते तो उल्टा भी कर सकते हैं जी। इतना जरूर बोला था। तो एक पोटली वो निकली। तो फिर मैंने क्या किया बता कि मैंने भी उनकी पैसे तो मैंने पहले जुगाड़ करके रख दिए थे। तो फिर मैंने वो पैसे वैसे रखे। तो वो फिर है ना सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकल गए। अभी भी मैं वेल नहीं हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, ये भगवान का आशीर्वाद है। अदरवाइज मैं मेंटली भी ठीक हूँ, अभी फिट नहीं हूँ, फिजिकली भी ठीक हूँ, फिट नहीं हूँ। बट भगवान ने मुझे है ना, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे केतु भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं आखिरी में यही बोलूंगा आपको, मैं थैंक्स बोलता हूँ केतु भगवान को। उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया, इतना बदल दिया कि 360 डिग्री मेरा जीवन बदल गया। आज मेरे लाइफ में कोई नहीं है। मुझे लगता था कि मैं फूलों पे बैठा हूँ, जब मैंने आंखें खोली आज तो मेरे को समझ में आया था कि मैं कचरे के ढेर पे था। जो रिश्ते नाते थे खोखले थे, जो नाते थे फेक थे, जो लोग थे फेक थे। और यदि मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं गधा ही रह जाता, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यानी मैं बह जाता था पैसे में, शौक में, ऐश करने में। जो बोलते हैं ना, जैसा अकेला बंदा है तो कोई चिंता ही नहीं है, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है। तो मैं केतु भगवान को धन्यवाद बोलूंगा, और रोज बोलता हूँ। मैं आपको भगवान की कसम खा के बोलता, 5 साल से मैं एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने केतु भगवान को धन्यवाद नहीं बोला। मैं राहु भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ, केतु भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ, शनि भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ, और प्रे करता हूँ कि जब तक मैं पूरी तरह ना सुधरूं तब तक मुझे निकालना मत इसमें से। ये मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ सर जी। अभी भी मेरी यदि हेकड़ी बाकी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गई करके, पर यदि है तो अभी भी मुझे थोड़ा सफर करने दो, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता। मैं पैसा जो भी मिले वो सेवा में लगाना चाहता, फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहता, और एक ऐसा जीवन मुझे जीना है कि कुछ सब चीजें है पर नहीं है। बंगला है पर दिमाग में नहीं है, संपत्ति है कोई काम की नहीं है, पैसा है औरों के काम आ जाए, किसकी शादी हो जाए, किसी की तबीयत ठीक हो जाए, किसी पे कुछ हो जाए। बस वो चीजों से मुझे केतु भगवान ने डिटैच कर दिया कि है पर नहीं है, बाहर है पर दिमाग में नहीं है। जैसा कोई गरीब दिखता है, मेरे को कोई मांग रहा है तो मैं उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। मेरे को बहुत परिवर्तन आ गया, मैं इसका खड़ा रहता हूँ सर। मेरे दोस्त लोग भी बोलते मेरे को कि तू पागल है क्या, कोई मांगने आ गया ना, उसको नाम पूछता हूँ, उसको बोलता हूँ बेटा तेरा नाम क्या है, तेरे को क्या चाहिए, या भूख लगी तो पैसे नहीं दूंगा, मेरे गाड़ी में कुछ खाने का वो चीजें उनको दे देता हूँ। मेरे दोस्त लोग बोलते मेरे को कि यार तू ये इन लोगों से क्यों बात करता। तो मैं बोलता हूँ भाई इनमें हमारे में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। उनमें भी भगवान ने वही दिया, हमको भी वही दिया है। खाली हमको अच्छे घर में पैदा किया, उनको गरीब घर में पैदा किया। इंसान तो जिंदा रहनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे के कारण एक दूसरे को कम आंकना,
तो मेरा सर टोटल 360 डिग्री चेंज हो गया और मैं खुश हूँ। मैं यानी सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो जब डालेंगे, कि केतु की महादशा में मैं बोलूंगा कि वरदान है। केतु की महादशा हर व्यक्ति के लिए वरदान है। यदि वो पीक पॉइंट पे आती है ना, जैसा 28 से 35 के बीच में यदि आती है, 25 से 30 के बीच में, तो वो हर व्यक्ति का जीवन बदल के ही जाएगी और सच्चाई आंखों के सामने आएगी, असलियत आंखों के सामने आएगी, सच्चा कौन है झूठा कौन है वो सब सामने आएगा और खुद की काबिलियत भी दिखती है। आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान मेरे साथ है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं चलते जाऊंगा, सबको एक दिन मरना है, मेरा समय आएगा, मैं भी मर जाऊंगा। जो संपत्ति मेरे फादर की थी वो मुझे अभी 6 महीने पहले से मेरे को मेरे फादर बोलने लग गए कि आज नहीं तो कल सब तेरा ही है। यानी जिन लोगों ने मुझे दूर किया था, अभी वो लोग मुझे बोल रहे कि जो है वो तेरा ही है। तो मैंने उनको जवाब में दे दिया, मैंने बोला आपकी संपत्ति आपके पास रखो, आपका बंगला आपके पास रखो, आपकी खेती आपके पास रखो। बोले कौन लेगा? मैंने बोला बेटी को दे दो, बेटी लेती होंगी बेटी को दे दो। 125 से 150 करोड़ की संपत्ति आज भी है। उनको मैंने बोला बेटी को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, भगवान ने मुझे यहाँ तक लाया, भगवान मुझे रास्ता बताएगा और वही मुझे जो देना है सो देगा। चटनी रोटी खिलाएगा, चटनी रोटी खाऊंगा, मेवा खिलाएगा, मेवा खाऊंगा, भूखा रखेगा, भूखा रहूंगा। पर मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया बस। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ऐसी बात है सर, जैसे मैंने जो आपकी वीडियोस देखी ना, उसमें लोग मैंने बहुत ऐसे बताते हुए देखे, तो हम बहुत ऐसे हो गए, बहुत वैसे हो गए, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। प्योर कर रहे हैं ना आपको केतु देव, इस पीरियड में प्योर करते हैं आपको हर तरीके हर तरीके से। और घमंड तो चूर चूर कर देते हैं। घमंड तो बोले तो पूरा खत्म ही कर देते हैं। आपने घमंड किया, जहाँ पे अटैचमेंट दिखाई, लगाव दिखाया, उसी चीज को, वही चीज आपकी तोड़ेंगे भी और एकदम से आपको मतलब वो एहसास करवाएंगे कि अगर जो हवा में उड़ता है जब जमीन पे आता है, यानी कि आज से फर्श तक पहुंचता है, तो उसका डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं समय लगता उसमें। वो चीज है। बट सर है ना, जैसे मैं अपने बारे में बोलूंगा, मैं ज्यादा हवा में नहीं था, जी थोड़ा भारी था। आपकी बात नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस इंसान, मतलब हवा का मतलब ये नहीं कि कोई पैसे फूंक रहा है या वैसे, बोलने का मतलब कि अगर कोई 20,000 भी कमाता है ना, तो अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है। आपको समझिएगा, मतलब 20,000 में उसको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं तो डाउन नहीं जाऊंगा, मैं टेकन फॉर गारंटीड उसने ले लिया होता अपनी लाइफ को। सही बात है। बट सर मुझे एक बात नहीं समझो, मैं 12 साल का था ना, तब से मैं शिव चालीसा और हनुमान चालीसा में है ना पढ़ता था, और मुझे ये आज तक नहीं समझा कि मेरे को समझता नहीं था कि भगवान की पूजा क्यों करना है, भगवान को क्या मांगना है, मेरे को कुछ नहीं समझता था। और मुझे सब खुद को समझ में नहीं आया कि मैं बस मम्मी को बोलता था कि मैं बस मंदिर में जाता था, अपना पिंड पे पानी चढ़ाता था, और बस राम नाम, मैंने भगवान का नाम लेना, शिव का नाम लेना, और सुबह उठते नहा के पहले मैं शिव चालीसा, फिर हनुमान चालीसा, फिर प्रे। मैं सर है ना 45 मिनट्स रोज पूजा करता था जी। मैं 12-13 साल का था तब से। वही आपका बचाव हुआ ना, वही आपका बचाव हुआ। बस मुझे जो है वो एक आपका जो ये धन था ना, ये पैसा था ना, ये वाला जो पूजा का पैसा था, ये आपको ये खर्च अभी हुआ है या अभी रखा हुआ है, और उस पर इंटरेस्ट भी भगवान ने ही लगाया है। सही बात है सर। पर सर मैं आपको इतना बोलूंगा कि मैं सेवा का जो मेरा जो थॉट है ना, वो जब मैं 16 साल का था ना, तब से वो सेवा का थॉट्स मेरे माइंड में बनना शुरू हो गया। मुझे घर से जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो मैं खुद भी खर्च करता था, और जो चिल्लर बचते थे ना, वो मंदिर के बाहर जाके मैं दे देता था जी। मुझे भी नहीं समझता मैं क्यों देता था, क्या देता था। अब अभी देखो सर, कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड में मैं खुद है ना परेशान था। मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं थे, कुछ थे 4-5 लाख रुपए थे। तो कोरोना के पीरियड में फिर मेरे यहाँ पे जो दीवान जी था, वो बोले, ऐसे उन्होंने बातें निकाली, बोले लोग बहुत परेशान है, बोले सारा खाने की सोई नहीं यार, बोले लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है। तो मैंने बोला भैया अपन एक काम करते, 100 लोगों को अपन ग्रोसरी दे देते। तो बोले 100 लोगों को, पर लोग तो बहुत है। मैंने उसमें से 100 लोग छांटो आप और फिर उनको लेके आ जाओ। और फिर हमने कोई होलसेलर को फोन लगाया, तो 100 लोगों के मैंने पैकेट बुलवा लिए।
100 लोगों को दे दिया। फिर फिर लोगों को पता चला कि यहाँ पे ग्रोसरी दे रही, ग्रोसरी, इतनी भीड़ होना शुरू हो गई, इतनी भीड़ होना शुरू हो गई। फिर मैं भी सोच में रह गया, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। ऐसे करते करते सर मेरे को समझ में नहीं आया, पास के 5 लाख रुपए तो गए वो ग्रोसरी देते देते। और मैंने अपनी चेन, अपनी अंगूठी, जो गोल्ड था मेरे पास में, जो मैंने अच्छे समय में लेके रखा था, पूरा मैंने गिरवी रख दिया। और वहां से मैंने पैसे निकाल के मैं ग्रोसरी बांटा। 8 करीब करीब समझो ग्रोसरी मैंने भगवान के आशीर्वाद से बांटने में आई होगी तो भी 17-18 लाख रुपए की। जी हाँ, तो ये भी कैसे हुआ। अब आप समझ देखो, मैं मर रहा हूँ, तो मुझे मेरा दर्द नहीं दिख रहा, उसका दर्द दिख रहा है कि भगवान ठीक है, मेरे जीवन में तकलीफ है, कोई बात नहीं, पर ये भूखा है और मेरे पास अनाज है, तो मेरे दर्द का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो कम से कम मैं उसका तो पेट भर सकता ना। जी जी। तो फिर मैं ना, तब से सर मेरे माइंड में ना क्या आता है, ईद आती है तो मेरे जेब में जितने रहता है वो हिसाब से मैं ईद का ग्रोसरी बांट देता हूँ। दिवाली आई, दिवाली की ग्रोसरी बांट देता हूँ। किसी का ऑपरेशन रहा, कोई बोला भैया 5-7 हजार में हो जाएगा, 10 हजार में हो जाएगा, आपको कोई बोलता कि 10 हजार मेरे पास है, 10 हजार नहीं है, ठीक है तू लेके जा। किसी की बेटी की शादी है, भैया 20-25 हजार की मदद हो जाए, ठीक है तू लेके जा। तो मेरे को है ना, भगवान ने ये मार्ग पे पूरी तरह लगा दिया अभी, और मेरे को बहुत मजा आता है, इतना अच्छा लगता है मेरे को कि मैं क्या होता हूँ। यही कर्म आपको अभी जैसे ना आपकी एक रक्षा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं आप। बस। और सर मैं सबको ये बोलूंगा कि कुछ काम में नहीं आएगा, धन काम में नहीं आएगा, रिश्ते काम में नहीं आएंगे, कर्म ही हमको सपोर्ट करेंगे, अच्छे रहो या बुरे रहो। जी। और सर मेरे को केतु महादशा में लग्जरी में कोई भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये मेरे लिए भी सोचने से बात है। मैं सर 21 साल का था जब मैंने पहली कार खरीदी थी, 21 साल का था। और जब मेरी केतु की महादशा लगी तब तक मेरे पास में एक ही कार थी जी। और ये समझो केतु की महादशा में मैंने 3 कार चेंज की। वो पैसे कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे खुद को पता नहीं। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ अभी ऑनलाइन शॉपिंग पे, बस जो अच्छा लग रहा है मैं परचेस कर रहा हूँ। शू अच्छा लगा, शू ले लिया, कपड़े अच्छे लगे, कपड़े ले लिए। और ऐसा महीने में 2 महीने में 8 दिन काम करता था। और मेरा एक काम थोड़ा ये भी था, रियल एस्टेट के साथ में समझो मैं रोड कंस्ट्रक्शन करता था, तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ठीक था। तो मैं उसके माध्यम से लोगों के ट्रांसफर हो गए। किसी का कुछ काम अटका है, किसी का जिला परिषद में कुछ अटका है, किसी का कहीं कुछ अटका है। महाराष्ट्र के यानी मंत्रालय तक भी मेरे कॉन्टेक्ट थे, डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, किसी के माध्यम से। तो क्या होता था पता है क्या, 1-1.5 महीने 2 महीने में ऐसे कुछ काम आते थे मेरे पास। और क्या बता, वो 8 दिन है ना सर, मेरी तबीयत अच्छी रहती थी जब तक वो काम नहीं होता। मैं एक दिन याद करता हूँ ना, तो ये सब शॉकिंग बातें बता रहा हूँ मैं आपको। वो 8 दिन जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते ना, तब तक मेरी तबीयत अच्छी रहती थी। और जैसा काम हो गया ना, तो 2-3 दिन बाद मैं फिर से अंडरग्राउंड हो जाता था। अच्छा, तो भगवान ने मेरे को हाथ फैलाने नहीं दिया। इतना बुरा दौर आया पर हाथ फैलाने नहीं दिया सर। और केतु की महादशा में सर 5 साल से मैं ओनली पनीर और मशरूम पे जिंदा हूँ जी। बस, खाने की कोई कमी नहीं है। हाँ, मुझे नॉनवेज से दूर करती है, मैं नॉनवेज खाता था। जब से केतु की महादशा लगी तो मुझे सात्विक बन गया। नहीं सर, मैं एक्चुअली सात्विक बना नहीं, मुझे ड्रीम के माध्यम से बोला गया। अच्छा, ये जो ड्रीम के माध्यम से जो रास्ते बताए ना, तो मुझे ड्रीम के माध्यम से बोला गया कि तेरे लिए ये बेहतर रहेगा कि तू मांस खाना और मदिरा पीना छोड़ दे। जी। क्योंकि भगवान को दिख रहा था ना कि इसके पेट में, इसके पीछे इतनी सब चीजें हैं, इसको नहीं दिख रही है पर ऊपर वाले को सब दिख रहा है। जी। तो मैंने उस दिन से सर कसम खाई थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो मैंने उस दिन से नॉनवेज को छुआ नहीं, अंडा नहीं, मांस नहीं, कुछ भी नहीं, अंडा भी नहीं खाया मैंने। जी जी। तो आप चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, विदाउट म्यूजिक मंत्रा के बारे में? चैनल के बारे में सर, जैसे मैंने जो आपके वीडियोस देखे, वो वीडियोस में मैंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस जो लोगों ने शेयर की, तो वो एक्सपीरियंस देख के ही मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो आपका जो सपोर्ट है, आपने इतना बड़ी स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी। और जो आप जो नक्षत्र वाइज जो आप जो कुछ वीडियोस बनाते हो, उसमें भी वो भी वीडियोस मैंने आपकी सुनी। उसमें भी आपका जो समझाने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं समझता है उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपकी 20-25 वीडियोस देखी अभी तक जी। और उसके
बाद ही मुझे लगा आप पहले पर्सन हो कि जिसकी वीडियो और जिसका आवाज सुन के मुझे फील हुआ कि मैंने मेरा केतु ग्रह का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहिए। मैंने अभी तक कोई चैनल को नहीं एक्सपीरियंस के बारे में बताया। बहुत से वीडियोज आते हैं, बहुत से चैनल्स है जिसपे लोग अपने वीडियो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर मेरा पहले पर्सन आप हो और पहला अट्रैक्शन आपके प्रति मुझे लगा आवाज से और आपका समझाने का जो तरीका है उससे। और मुझे ये भी लगा कि शायद आप मुझे ये बोल देंगे कि अभी फिलहाल में टाइम नहीं है, हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ये भी मुझे कहीं तो भी लगा ऐसे, पर ऐसा नहीं हुआ। जी, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमने रिकॉर्ड किया और काफी लॉन्ग स्टोरी है और यदि आपकी इच्छा है सर तो मैं पूरी स्टोरी बताने के लिए तैयार हूँ और लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। तो सर से आप कंसल्टेशन करें। मैंने सर से कंसल्टेशन किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छे से सर ने मुझे गाइड किया और जो भी मेरा जो हॉरोस्कोप देखा उसके रिगार्डिंग में मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। तो आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि इधर उधर जाने से बेहतर है कि ये जो चैनल है ये भी आप अच्छे से देखो। चैनल से ही आपको इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। तो चैनल पे भी आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और ऐसे लोगों ने आगे जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैंने जो सर को एक्सपीरियंस बताया है, सर ने बहुत पेशेंस के साथ सुना है और ये पेशेंस बहुत कम लोगों में रहता है। आप भी सर से जब कंसल्टेशन करेंगे तो सर आपको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और आपके जितनी भी डाउट्स है सब डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू। ओके जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपके आवाज में कुछ है। जी मैं पहले आप व्यक्ति हूँ जिसके मैंने 24 से 25 वीडियो कॉन्टिन्यूसली देखे। जी। हाँ, चलिए, अगर हीलिंग मिलती है वॉइस सुन के या वीडियो सुन के तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जी।